प्रयागराज। एक लड़की बीच बाजार में जीप के बोनट पर लेटी हुई थी। तभी एक आदमी चिल्लाते हुए बोला, "ऐ लड़की, तू खुद को क्या महारानी लक्ष्मीबाई समझती है?" तो जो लड़की जीप पर लेटी हुई थी वो बड़े ही एटीट्यूड के साथ उठकर जीप की बोनट पर बैठते हुए उस आदमी को देख तिरछी मुस्कान के साथ देख बोली, "अबे ए टकले, आवाज नीचे हा।" उद्धरण चिन्ह। और फिर अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाकर अंगड़ाई लेते हुए बेफिक्री से बोली, "अबे टकले, मेरे को झांसी की रानी बनने का कोई शौक नहीं है। मैं तो प्रयागराज की काहिरा हूँ बे, जिसके नाम में ही कयामत है, जिससे अच्छे अच्छे डरते हैं, समझा क्या?" तो एक दूसरा आदमी अपने दांत पिसते हुए बोला, "अकर तो देख साली की हमारे बॉस के घर में रहती हैं और किराया भी नहीं देती।" काहिरा उस आदमी की बात सुन गुस्से में बिफरते हुए बोनट से कूदकर नीचे आती हैं और चिल्लाते हुए बोलती हैं, "ए खबरदार, जो गाली दी तो जबान खींच लूंगी तुम सबकी, और वो हमारा घर है, तुम्हारा बाप का नहीं समझे।" काहिरा का इतना खतरनाक रूप देख वो आदमी अचानक से चुप हो जाता है और 2 कदम पीछे हट जाता है। काहिरा की बड़ी बड़ी आंखें, जो कि गुस्से से लाल हो गई थीं, होठों पर नफरत का गुब्बार और हवाओं के रुख से लहराते उसके बाल उसे एक नर्क की रानी बना रहे थे। काहिरा इस वक्त किसी खूंखार शेरनी के जैसी उन सब के सामने खड़ी थी। काहिरा का रौद्र रूप देख वहां आए गुंडों में से एक ने धीरे से बड़बड़ाते हुए बोला, "अबे कमीनों, हमको कहे तुम सब इहार इस चंडालन के हाथों मरवाने लाए हो बे?" और फिर वो गुंडा काहिरा के पास रोनी सूरत बनाते हुए बोला, "अरे हमरी भैरवी माता, हमको माफ कर दो, हमरे तो करम ही फूट गए थे जो हम इन कमीनन के संगे यहाँ आ गए खुदे अपना जनाना खरीदने।" तो जिस गुंडे ने काहिरा को गाली दी थी वो उस आदमी पर गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, "कमीने, हरामखोर, तेरी हिम्मत कैसे हुई एक औरत के सामने झुकने की?" और फिर काहिरा को घिन भरी नजरों से देखते हुए आगे बोला, "और वो भी इस जैसी नाजायज के लिए?" काहिरा, जो कब से चुपचाप खड़ी उन सब की बातें सुन रही थी, अपने लिए नाजायज शब्द सुन उसकी मुठियां कस जाती हैं और गुस्से से जलते हुए वो उस आदमी की ओर बढ़ती है। काहिरा की आंखों में बेशुमार नफरत और गुस्से को देख बाकी सारे गुंडे पीछे हट जाते हैं, सिवाय उस गुंडे के जिसने काहिरा को नाजायज कहा था। वो गुंडा कुछ समझ भी पाता उससे पहले ही काहिरा अपना लेफ्ट पैर घुमा कर उस गुंडे के मुंह पर मारती है, जिससे वो गुंडा एक धड़ाम की आवाज के साथ जमीन पर गिर पड़ता है और उसके मुंह से एक फुहारे की तरह खून निकलता है। उस हटे कट्टे गुंडे की हालत देख बाजार में मौजूद सभी लोग सहम जाते हैं और अपनी डरी सहमी आंखों से काहिरा का रौद्र रूप धारण देखने लगते हैं। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो जाकर उसे या उन गुंडों को रोक सके, क्योंकि वहां मौजूद आधे से ज्यादा लोग जानते थे कि काहिरा को रोक पाना इतना आसान नहीं है। और रही बात उन गुंडों से पंगा लेने की, तो वो प्रयागराज के मशहूर गुंडे राणा ठाकुर के आदमी थे। काहिरा किसी ज्वालामुखी के भड़कते लावे की तरह उस गुंडे को पीट रही थी। काहिरा को देख बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो एक कमजोर और नाजुक लड़की है। काहिरा उस आदमी को कॉलर से पकड़ उठाते हुए बोली, "बोल एक बार फिर, बोल, तुमने क्या कहा?" वो आदमी, जो अब तक बेहोशी की हालत में आ चुका था, वो अपनी लंबी लंबी सांसें लेते हुए जबरदस्ती अपनी आंखें खोल उसे देखता है और कुछ बोलने की कोशिश करता है कि तभी एक बार फिर काहिरा उसके दोनों गाल पर एक के बाद एक थप्पड़ों की बौछार कर देती हैं और अपनी गुस्से से कांपती आवाज में बोलती है, "अपने कान खोल के सुन ले, मैं नाजायज नहीं हूँ, मैं अनाथ हूँ। अगर गलती से भी तूने मुझे छोड़ किसी और को भी नाजायज बोलना ना, तो मैं तेरा वो हाल करूंगी जो तेरा बाप भी सोचेगा, तुम उसकी औलाद हैं या पड़ोसी की।" तभी अपने साथी को पिटता देख एक और गुंडा काहिरा की और गुस्से में तनते हुए काहिरा की ओर बढ़ता है। और जैसे ही काहिरा के ऊपर चाकू से वार करने को होता है कि तभी काहिरा घूमकर एक लात उस गुंडे के प्राइवेट पार्ट पर मारती हैं। काहिरा ने इतनी जोर से किक किया था कि वो गुंडा वही दर्द से अपनी आंखें बंद कर अपने हाथों से कवकर दर्द से कराहने लगता है। तभी पीछे से एक और गुंडा काहिरा की ओर लाठी लिए आता है और जैसे ही वो काहिरा के ऊपर लाठी उठता है कि तभी काहिरा उसे अपने दोनों हाथों से रोक उसकी छाती पर एक जोरदार लात मारती हैं, जिससे वो आदमी ज्यादा दूर तो नहीं पर हल्का पीछे जरूर हट जाता है।
काहिरा गुस्से में लाठी को फेंक इस आदमी की तरफ बढ़ती है और उस गुंडे का कॉलर पकड़ उसे झकझोरते हुए एक के बाद एक थप्पड़ लगाने लगती हैं। जब काहिरा की हिम्मत जवाब देने लगती है तब काहिरा उस आदमी को वैसे ही घसीटते हुए एक दुकान के पास लाती हैं और उस दुकान के स्लैब पर एक बड़े से टब में लाल मिर्ची पाउडर रखा हुआ था। काहिरा उस आदमी को उसकी गर्दन से पकड़ उस लिची पाउडर से भरे टब में उसका मुंह घुसा देती हैं। उस आदमी का पूरा चेहरा जलने लगता है जिससे वो काहिरा की पकड़ से छूटने की कोशिश करने लगता है। पर अब वो भी क्या कयामत जो इतनी जल्दी खत्म हो जाए। तभी काहिरा की नज़र उस गुंडे पर जाती है जो कुछ देर पहले अपना दुखड़ा उसे सुना रहा था। उसे देख काहिरा उसकी ओर बढ़ती है। काहिरा को अपनी ओर आता देख उस गुंडे की हालत खराब होने लगती है और वो गुंडा काहिरा के कहर को देख खुद ही जमीन पर लेट जाता है और अपने मुंह और हाथ पैर को टेढ़ा कर कांपने लगता है। काहिरा उस गुंडे की हरकत और हालत देख उसके पैरों पर एक जोरदार किक मारती है और वापस पलटकर उस गुंडे की ओर बढ़ती है जिसमें उसे नाजायज कहकर उकसाया था और फिर उस गुंडे की छाती पर चढ़कर वहां से निकल जाती है। वही काहिरा के जाते ही जिस जीप पर काहिरा लेटी हुई थी उस जीप का मालिक अपनी जीप के पास आकर अपनी जीप को गले से लगता है और ऐसे रोता है जैसे वो उसकी जीप न होकर उसकी पत्नी हो। जीप को गले लगा उसका मालिक बोला, मेरी कम्मो रानी भगवान का लाख लाख शुक्र है जो कयामत काहिरा की याद करते हुए कि सर गुस्सा नहीं चढ़ा वरना वो तो तुझे इस कमीने राणा ठाकुर के आदमी पर चढ़ा देती। और प्यार से अपनी कम्मो रानी मतलब कि अपनी काली चमचमाती जीप को चूमने लगता है। अब तक जो बाजार सन्नाटे में डूबा हुआ सिर्फ चीख पुकार सुन रहा था अब वहाँ लोगों का शोर होने लगा। बाजार में मौजूद कोई भी इंसान उन गुंडों की मदद तक करने को तैयार नहीं था। वही काहिरा इस वक्त काफी गुस्से में थी। उसके आंखों के सामने उसकी मां का रोता बिलखता चेहरा झलक रहा था। जिस काहिरा को पूरा प्रयागराज जानता था उस काहिरा के दिल का दर्द कोई नहीं जानता था। काहिरा ने 12 साल की उम्र में ही अपनी मां को खो दिया था, वो भी उस इंसान के लिए जिसने उसकी मां को पूरी जिंदगी में कभी मुड़कर नहीं देखा। यहाँ तक कि उसकी मां के मौत पर भी वो इंसान एक आंसू तक बहाने नहीं आया। अपने डार्क पास्ट को याद कर काहिरा अपने फ्लैट की ओर बड़ी चली जा रही थी। अब उसके आंखों में नफरत के आंसू और चेहरे पर गुस्से का सैलाब था। मुंबई राठौर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी, जहां ना जाने कितने ही काम होते थे, चाहे वो डायमंड से लेकर फिल्म स्टार तक हो या लीगल कामों से लेकर इन लीगल कामों तक। कंपनी के 47वें फ्लोर पर एक आदमी ग्लास डोर के सामने अपनी जेब में हाथ डाले खड़ा था। तभी कैबिन के डोर पर नॉक होता है। वो आदमी बिना पीछे मुड़े सख्त एक्सप्रेशन के साथ बोलता है, कम इन। तो कैबिन का डोर ओपन होता है। एक 26-27 साल का लड़का घबराते हुए अंदर आता है। तो वो आदमी वैसे ही ग्लास विंडो से बाहर भागती मुंबई को देखते हुए अपनी रुड वॉइस में बोलता है, हम। उस आदमी के इतना बोलते ही वो लड़का समझ जाता है कि उसका बॉस उससे क्या पूछना चाह रहा है और वो लड़का बिना एक पल गवाए बोलना शुरू करता है, बॉस हमारी प्रयागराज वाली कंपनी में कुछ इश्यूज हो गए हैं और वहाँ का मैनेजर हमें ये बता रहा है कि हमारी जो ब्लू डायमंड वाली शेयर्स थी वो अचानक से गिरना शुरू हो गए हैं। वो लड़का इससे आगे कुछ बोलता उससे पहले ही वो आदमी अपना हाथ दिखाकर उसे रोक देता है और अपनी कोल्ड वॉइस में बोलता है, और उस जमीन का क्या हुआ? तो वो लड़का बोला, बॉस उस एनजीओ की एक लड़की है जिसने हमारी कंपनी पर केस फाइल की है और अब हमें। वो आदमी उस लड़के की बात को बीच में काटते हुए बोला, चॉपर रेडी करवाओ, हम आज रात ही निकल रहे हैं। अपने बॉस की बात सुन वो लड़का हैरान हो जाता है पर अपने बॉस की इतनी खतरनाक आवाज़ सुन बेचारे की हिम्मत नहीं हो पाती कि वो अपने बॉस से कुछ पूछ सके। पर फिर भी वो लड़का हिम्मत कर बोलता है, पर बॉस आप क्यों? इसके बाद उसके गले से एक भी शब्द बाहर नहीं आ पाया क्योंकि वो आदमी इतने खतरनाक तरीके से उसे घूर कर देख रहा था जैसे वो अभी अपनी आंखों से ही उसे चारों धाम की यारा करा देगा। वो आदमी उसे अपनी कोल्ड आइज से घूरते हुए अपनी सर्द आवाज में बोला, मुझे द युवान सिंह राठौड़ को इतना वेट करने की आदत नहीं है और तुम जैसे एक पीए की इतनी औकात नहीं कि तुम मुझसे सवाल करो।
युवान का ऑरा इतना खतरनाक कि उसके पिए यानी कि शान की रूह कांप उठती है और वो अपना सिर झुकाए खड़ा हो जाता है। युवान अपनी तेज गरजती आवाज में बोलता है, उस रहेजा का क्या हुआ? तो शान अपनी कांपती आवाज में बोला, बॉस वो आपके कॉटेज पहुंच चुका है। तो युवान हमें सिर हिलाते हुए बोला, और फिर कुछ सोचते हुए कैबिन से बाहर निकल जाता है। युवान के जाते ही शान एक लंबी सांस लेकर छोड़ते हुए खुद से बोला, ओ गॉड प्लीज उस रहेजा की आत्मा को शांति देना, और खुद भी लगभग भागते हुए अपने बॉस युवान के पीछे जाता है। युवान के अपने कैबिन से निकलते ही सारे एम्प्लॉय अपना सिर झुकाकर खड़े हो जाते हैं। युवान को देख इस समय किसी में हिम्मत नहीं थी कि वो अपना सर उठा अपने बॉस को देख सकें। युवान के आंखों में वो दहशत थी जिसे देख पूरे इंडिया के अच्छे से अच्छे लोग अपना सर झुकाने को मजबूर हो जाते हैं। शान जल्दी से बाहर आकर उसकी सबसे महंगी कार मर्सिडीज का डोर ओपन करता है और युवान बड़े ही एटीट्यूड के साथ अपने कॉट का बटन खोलकर कार में बैठता है। और कुछ ही देर में युवान की कार किसी को मौत के घाट सुलाने के लिए निकल पड़ती है मुंबई की भागती सड़कों पर। वही युवान के जाते ही ऑफिस के सारे एम्प्लॉयज एक गहरी सांस लेते हुए वापस अपने काम पर लग जाते हैं। वही प्रयागराज, एक छोटे से घर के बाहर एक बोर्ड पर लिखा हुआ था, सुकून हाउस, जिसे पढ़कर ही एक अलग तरह का सुकून मिल रहा है। तभी उस घर के अंदर से किसी की आवाज आती है, तू अल्ट्रा लेवल की बिगड़ी हुई है, कड़वी करेली ऊपर से नींद चढ़ी कही की। तो एक और लड़की की आवाज सुनाई देती है जो कंफ्यूजन में लग रही थी, करेली ये क्या है बे? तो पहली लड़की जिसका नाम धौर्या था वो अपने बालों को झटक कर अपने कमर पर हाथ रख इतराते हुए बोली, फीमेल करेला। तो दूसरी लड़की जिसका नाम आन्या था वो चिढ़ते हुए बोली, और तू जहर। तो धौर्या पीछे से सोफे पर चढ़ते हुए बोली, तू जहरीली। तो आन्या बोली, तू कामिनी। तो धौर्या बोली, तू सपोली। अब तो उस घर के लिविंग एरिया में कोल्ड वार की जीत की घोषणा होनी बाकी थी। तभी एक जोरदार आवाज होते हैं और घर का डोर खुल जाता है। अभी जो धौर्या और आन्या एक दूसरे को नागिन और नेवले की तरह काट रही थी, अब दोनों डरी सहमी एक दूसरे को गले लगाकर सोफे पर चढ़ जाती है और डोर को और अपनी घबराई आंखों से देखने लगती हैं। डोर के खुलते ही धौर्या और आन्या अपनी डरी सहमी आंखों से उस ओर देखती हैं। डोर पर खड़े इंसान को देख धैर्या मैम्यते हुए धीरे से बोलती हैं, अबे यार अब ये नागिन किसे शादी के फटे ढोल की तरह बजाकर आ रही हैं। तो आन्या मुंह बनाते हुए बोली, मुझे क्या पता, मैं तो यहाँ तुझे लड़ने में लगी हुई थी। और फिर सारा दोष धैर्या पर डालते हुए बोली, सब तेरी वजह से हुआ। उद्धरण चिन्ह। तो धौर्या तोकते हुए बोली, अबे ये बाबा जी की खुली हुई धोती, मैं क्या किया बे, मुझे क्यों बोल रही है? तो आन्या उसे याद दिलाते हुए बोली, अच्छा तो इसका मतलब तूने कुछ नहीं किया। गैंडी याद कर, सुबह जब वो एनजीओ के लिए जा रही थी तब मैं भी उसके साथ जा रही थी। और फिर मुंह बनाते हुए धैर्या को देख बोली, पर नहीं तुझे कहा हजम होता है मेरा बाहर जाना। तो धौर्या अपना क्यूट सा पप्पी फेस बनाते हुए बोली, यार अच्छा चल छोड़ ना वो सब, अब तो जो हो गया सो हो गया, पर अब ये कैसे पता करे कि ये कयामत किसके ऊपर गिरकर आ रही हैं। तो आन्या अपनी आंखें छोटी कर अपने होठों को सिकुड़ते हुए बोली, चल न पहले मौसम का पता लगा कर आते हैं। और एक दूसरे से अलग होकर आहिस्ता से सोफे से नीचे उतरती हैं। वहीं काहिरा अपने लेदर ब्लैक जैकेट को निकलकर फेंकते हुए अपने रूम की ओर जाने लगती हैं और रूम में जाकर जोर से डोर को बंद करती हैं, जिससे धैर्या और आन्या अपनी आंखें भींच लेती हैं और फिर धीरे से अपनी आंखें खोल काहिरा के डोर को देख एक साथ बोलती हैं, लगता है आज एक बार फिर काहिरा के हरे जख्मों को कुरेदा गया है। धौर्या डोर को देखते हुए आन्या के गले लग मायूसी के साथ बोलती हैं, हमारी लाइफ ही ऐसी क्यों है? क्यों हमारे माँ बाप ऐसे छोड़कर चले गए? क्या हम इतने बुरे हैं? तो आन्या भी उसके गले लगते हुए नम आवाज में बोलती हैं, नहीं हम बुरे नहीं हैं, बुरे वो हैं जिन्होंने हमें पैदा होते ही उन जंगली कुत्तों और मंदिर की सीढ़ियों पर छोड़ दिया था मरने के लिए। और फिर गुस्से में आगे बोलती हैं, और बुरा वो है जिसने हमारी काहिरा की जिंदगी में जहर घोल दिया।
धौर्या की आंखें भर आती हैं, पर तभी आन्या उसे खुद से अलग कर बोलती हैं, चल शोना कुछ स्पाइसी बनाते हैं, जिससे हमारी काहिरा का मूड यूं चुटकी में ठीक हो जाए। और फिर उसे आंखें दिखाते हुए बोलती हैं, तुझे याद है ना कल क्या है? तो धैर्य मुंह बनाते हुए बोली, हट बे भूतनी, मुझे सब याद है। और इतरते हुए अपनी बैग को इधर उधर मटकाते हुए अपने छोटे से कीचेन की ओर बढ़ जाती हैं। आन्या उसकी बैग को इधर उधर लचकते देख मुंह बनाकर बोलती हैं, हाँ हाँ, अगर कल तू मुझे जरा भी लेट हुआ ना तो मैंने तेरा यही मटकता मीनारा ना फोड़ दिया तो मेरा नाम भी आन्या नहीं। हाँ, और फिर खुद भी किचन में चली जाती है। वही काहिरा का बेडरूम। काहिरा अपने बेड से टिककर जमीन पर अपने घुटनों में मुंह छुपाए सिसक रही थी। उसे अपने आंखों के सामने अपनी माँ की तस्वीर घूम रही थी, जिसमें उसकी माँ अपनी अंतिम सांसों में अपने पति को याद कर रही थी। पर उनकी मौत के बाद कोई उन्हें कंधा तक देने नहीं आया। काहिरा कुछ देर रोने के बाद अपने आंसू पोंछ वॉशरूम की ओर बढ़ जाती हैं। और किचन में धौर्या और आन्या एक दूसरे के साथ बेसन की होली खेल खेल कर पकौड़े बना रही थीं। उन्हें देख ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि अभी कुछ देर पहले इनका दर्द आंसू बनकर आंखों से बाहर का रास्ता तय कर रहा था। शायद इनकी जिंदगी ही ऐसी थी जिसमें कोई रंग न होते हुए भी सारे रंग भर दिए थे इन्होंने अपनी कलंक भरी जिंदगी में। वहीं एक सुनसान इलाके में काफी डरावना छोटा सा कॉटेज टाइप पेंट हाउस बना हुआ था, जिसके चारों तरफ हरी हरी लताओं ने उसे चारों तरफ से घेर और भी खतरनाक बना दिया था। तभी उस कॉटेज के अंदर से किसी की गिड़गिड़ाने की आवाज आई, मुझे माफ कर दो युवान, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया, ये सब मुझे उस जमीन शेख ने धमकी देकर करवाया है। वही उसके सामने युवान एक बड़ी सी लकड़ी से बने सोफे पर बैठा था, जो दिखने में किसी डेविल की किंग काउच की तरह था। और इस वक्त युवान बिल्कुल उसी अंदाज में हेल किंग के जैसे बैठा हुआ था। युवान का एक हाथ सोफे के साइड पर था और दूसरे हाथ को मुड़कर सोफे की दूसरी साइड टिकाए हुए था। युवान का एक पैर जमीन पर था तो दूसरा एक पैर एक लाश के सीने पर रखा हुआ था। युवान की आंखों में इस वक्त एक अलग तरह का खौफ और होठों पर डरावनी मुस्कुराहट थी। वो आदमी जो खुद को छोड़ देने की भीख मांग रहा था, वो युवान के पैरों के पास आते हुए बोला, प्लीज मेरी बातों का यकीन करो, मैं सच बोल रहा है, उस शेख ने मुझे मेरे बेटे को मार देने की धमकी दी थी। और फिर रोते हुए अपने हाथ जोड़ आगे बोलता है, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो वो मेरे बेटे को मार देता। तभी उसके कानों में युवान की खतरनाक आवाज गूंजती है, तो अब तू मरेगा। उद्धरण चिन्ह। और शान जो कि उसके बगल में ही खड़ा था उसे अपनी आंखों से कुछ इशारा करता है। शान युवान के इशारे को समझ जल्दी से सामने काले रंग के पर्दे को हटा देता है। पर्दे के हटते ही युवान के चेहरे पर खतरनाक स्माइल आ जाती है। वही शान उसके चेहरे के एक्सप्रेशन तो ऐसे थे जैसे वो युवान की ही परछाई हो। जब उस आदमी की नज़र उस ओर जाती है तो वो डर के मारे थरथराते हुए बोलता है, प्लीज युवान, मुझे माफ कर दो, तुम इतने भी निर्दयी नहीं हो सकते, प्लीज मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे। पर युवान के फेस पर उस इंसान की गिड़गिड़ाहट सुन सुकून छाया हुआ था। तब से चुप बैठा हेल किंग अब जाकर अपनी खतरनाक आवाज में बोलता है, युवान सिंह राठौर से धोखा मतलब यमराज का आवाहन करना, चाहे जो वजह क्यों ना हो, पर मैं किंग ऑफ द बिजनेस वर्ल्ड युवान सिंह राठौर अपने दुश्मनों को इतनी आसानी से मौत नहीं देता। और फिर इतना बोल युवान अपने कुछ बॉडीगार्ड्स की तरफ अपनी आंखों कुछ इशारा करता है, जिसे बॉडीगार्ड्स अपना सिर हाँ में हिला देते हैं और उस आदमी को पकड़ घसीटते हुए उस ओर ले जाते हैं जहां एक बड़े से शीशे के बॉक्स टाइप कंटेनर में ढेर सारे अलग अलग तरह के कीड़े मौजूद थे। पास जाने पर उन कीड़ों की आवाज कान को फाड़ देने वाली सुनाई दे रही है। बॉडीगार्ड्स उस आदमी को घसीटते हुए लाते हैं और उस कंटेनर का ऊपरी वॉल खोलकर उसे कंटेनर के अंदर गिरा देते हैं। वो आदमी खुद को छोड़ देने की भीख मांग रहा था, पर शायद उसे पता नहीं था कि यमराज के चंगुल में एक बार फंसने के बाद कोई जिंदा नहीं जाता, और यहाँ तो वो हेल के किंग के हाथों चढ़ा था। धीरे धीरे उस आदमी की चीख पूरे कॉटेज को चीरते हुए उस सुनसान इलाके की शांति को भंग कर रही था।
उस आदमी को देख किसी को घिन आ जाए, पर युवान तो ऐसे उस आदमी को बैठे देख रहा था जैसे ये उसका मन पसंदीदा शो हो। थोड़ी देर बाद जब सारे कीड़े उस आदमी को जहाँ तहाँ से खा लेते हैं तो युवान अपने गार्ड्स को इशारा करता है। गार्ड्स उस खून से लथपथ आदमी को खींचकर बाहर निकालते हैं और जमीन पर फेंक देते हैं। वो आदमी अब तक अधमरा हो चुका था। वो अपनी बंद आंखों को खोलने की कोशिश करते हुए एक बार फिर युवान से अपनी जिंदगी की भीख मांगने लगता है, पर उससे पहले ही युवान के गार्ड्स उसे एक खौलते तेल के टब में ले जाकर डाल देते हैं और उस आदमी की एक ऐसी चीख पूरे इलाके में ऐसे फैलती है जैसे तेज बारिश के साथ गरज। युवान उस आदमी को तड़पता मरता देख शैतानों की तरह हंसने लगता है और फिर बड़े हो एटीट्यूड के साथ उठते हुए अपने कोट के बटन लगाता है और अपनी आंखों पर शेड्स चढ़ाकर कॉटेज के बाहर निकल जाता है। शान भी सारे बॉडीगार्ड्स को कुछ इंस्ट्रक्शन बाहर निकले जाता है। शान युवान के लिए कार का डोर ओपन करता है तो युवान अपनी ठंडी पर रूह कपाने वाली आवाज में बोलता है, प्रयागराज निकलने के लिए सब रेडी हैं। तो शान अपना सिर झुकाते हुए बोला, येस बॉस, एवरीथिंग इज रेडी। तो युवान अपने टैब में देखते हुए बस बोला, सो लेट्स गो नाउ। शान अपने बॉस की बात सुन जल्दी से अपना सिर हाँ में हिलाता है और कार का डोर बंद कर अपनी ड्राइविंग सीट पर आकर बैठता है और अपनी कार को एयरपोर्ट की ओर बढ़ा देता है। प्रयागराज सुकून हाउस। काहिरा लोवर और टी शर्ट डाले अपने बालों का जुड़ा बनते हुए अपने रूम से बाहर आती है। तभी उसके नाक में समोसे, पास्ता, पकौड़ों की गर्मा गर्म खुशबू पड़ती है जिसे फील कर काहिरा गहरी सांस लेकर उसे सूंघने लगती हैं और स्माइल करते हुए किचन की ओर बढ़ जाती हैं। किचन में जाते ही काहिरा की नज़र किचन की हालत पर जाती है जो पूरी तरह से अस्त व्यस्त थी, जिसे देख काहिरा फिर से गुस्से में आ जाती हैं और अपनी आंखें सिकोड़ गुस्से में धौर्या और आन्या की ओर देखती हैं। उनकी हालत देख काहिरा का सारा गुस्सा फुर हो जाता है और वो अपना पेट पकड़कर हंसने लगती हैं। काहिरा की हंसी की आवाज़ सुन अपने काम में बिजी धौर्या और आन्या का ध्यान इस पर जाता है तो वो काहिरा को देख मुंह बनाती हैं और फिर एक दूसरे को देखती हैं। पर तभी अचानक से दोनों एक दूसरे को देख इतनी जोर से चीखती हैं कि बेचारे कुकर की सीटी डर के मारे निकल जाती हैं। काहिरा तो अपना पेट पकड़ इतना खुलकर हंस रही थी कि उसके बालों के लट उसके डिंपल पर रहे गालों को बार बार चूमकर भाग रहे थे। काहिरा इतनी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी जैसे वो कोई सपनों की मलिका हो। जिस काहिरा का एक कयामत का रूप देखने को मिला था, अब उससे उल्ट एक क्यूट सी प्यारी सी काहिरा नजर आ रही थी। तभी धौर्या अपने दिल पर हाथ रहा राहत की सांस लेते हुए बोली, अबे सफ़ेद भूतनी, इतना ज़्यादा गोरा होने का शौक चढ़ा है तो जाकर ब्यूटी पार्लर में तैयार होना। यह ऐसे मैदे में लिपी पुती क्यों घूम रही है? और अपने गाल पर हाथ रख क्यूट तरीके से अपना मुंह बनाते हुए बोलती है, अभी तुझे देखकर बच्चे की जान निकल जाती ना। तभी आन्या अपने दांत पीसते हुए बोलती है, और तुझे बड़ी अपनी शादी की हल्दी लगवाने की जल्दी है। उद्धरण चिन्ह। और अपने हाथ से उसे इशारा करते हुए बोलती है, जो ऐसे हल्दी के तालाब से डुबकियां लगा के आइए। धैर्या उसकी बात सुन जल्दी से खुद को ऊपर से नीचे तक स्कैन करती हैं और देखने की कोशिश करती हैं तो सच में उसके ऊपर हल्दी और ढेर सारे मसाले गिरे हुए थे। काहिरा दोनों को देख हंसते हुए बोलती हैं, ओह प्रयागराज की नामचीन भूतनियों, जाओ जाकर फ्रेश होकर आओ, तब तक मैं ये सब बाहर रखती हूँ। तो धैर्या बोलती हैं, हाँ मैं तो जा रही हूँ, वरना कहीं सच में मेरा कलर येलो येलो ना हो जाए। और जल्दी से अपने रूम में भाग जाती हैं। आन्या भी बोलती हैं, मैं भी अभी रेडी होकर आती हूँ, इस बंदरिया ने सारा मैदा मुझ पर गिरा दिया। हमेशा उछल कूद करते रहना है चिंपाई जी की साली। तो काहिरा हंसते हुए बोली, ओहो तूने कभी बताया नहीं तू चिंपाई जी से शादी करने वाली है। ये सुन आन्या का मुंह बन जाता है और वो गुस्से ने अपने रूम में पैर पटकते जाते हुए बोलती हैं, तुम दोनों डायन कभी नहीं सुधर सकती। हूँ। काहिरा हंसते हुए किचन में आती हैं और बारी बारी से सारे खाने को बाहर ले जाकर रखने लगती हैं। वहीं मुंबई, युवान अपने चौपर में बैठा अपने सामने रखी फाइल पर फोटो को देख बोलता है, बहुत गुरूर है तुम में, आ रहा हूँ उस गुरूर को अपने पैरों तले कुचलने।
वही अब तक धैर्या और आन्या भी फ्रेश होकर आ चुकी थी और एक साथ बैठी तीनों अपनी उल्टी सीधी बनाई हुई पकौड़ियाँ, समोसे और पास्ता खा रही थी। तभी काहिरा बोलती है, आज वो राणा ठाकुर के आदमी मिले थे मुझे। काहिरा की बात सुन अनन्या बोलती है, अच्छा जी, तभी तू आज लोगों की बैंड बजा कर आई हैं। तो धैर्या बोली, हाँ, तभी हम सोचे कि ये काहिरा की कयामत क्यों देखने को मिल रही है हमें। धैर्या की बात सुन काहिरा उसे घूर कर देखती है और फिर मुंह बनाते हुए बोलती है, हाँ, तो फालतू में अगर कोई मुझसे पंगा लेगा तो क्या मैं उसे ऐसे ही छोड़ दूँ। और फिर पकौड़े अपने मुंह में डालने हुए बोलती है, और वैसे भी मैंने उस मुंबई वाले गुंडे पर केस फाइल की हैं। तो आन्या और धैर्या एक साथ लगभग चिल्लाते हुए बोली, क्या? तो काहिरा बेफिक्री से सोफे पर लिन होते हुए बोली, हाँ, मैंने उस पर केस फाइल किया है। ऐसे कैसे? उन आमिरों को मैं अपने एनजीओ को तोड़ने दे सकती हूँ? वो हमारा है और हमारे बच्चों का है। तो आन्या गहरी सांस लेते हुए बोलती हैं, अच्छा चल ठीक है, जो होगा वो बाद में देख लेंगे। तो धैर्या आन्या को टोंट मारते हुए बोली, हाँ, जैसे ये इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ हैं और ये बोलेंगी तो कोई भी इनके मुल्क में हमला करने नहीं आएगा। धैर्या की बात सुन आन्या उसके ऊपर चढ़ते हुए मारने लगती हैं। तभी धैर्या बोलती हैं, अरे यार, सारी की सारी मिसाइल भरी पड़ी हैं मेरी जिंदगी में, एक बाहर धोकर आती है तो दूसरी घर में धोती हैं। अब उसकी बात पर काहिरा भी उसके सिर पर चढ़ उसकी धुलाइयाँ करने लगती हैं और फिर ऐसे ही हंसी खुशी के साथ उनका पूरा दिन कट जाता है। काहिरा इस बात से अनजान अपनी एक छोटी सी दुनिया में खुश थी कि अब उसके जिंदगी में जो सैलाब आने वाला है वो उन तीनों की जिंदगी तबाह कर देगा। रात के 11:55 बजे काहिरा बड़े आराम से अपने रूम में सोई हुई थी। तभी अचानक उसके रूम का डोर ओपन होता है और काहिरा कसमसाते हुए इधर उधर करवट बदलने लगती हैं। काहिरा अपने सपने में देखती हैं कि कोई उसे जबरदस्ती किस कर रहा है और काहिरा उसके सामने बिल्कुल कमजोर पड़ चुकी हैं। तभी उसे ऐसा लगता है कि कोई सच में उसकी गर्दन पर अपनी गर्म सांसें छोड़ रहा है, जिससे काहिरा लगभग चिल्लाते हुए उठती हैं और सामने देख एकदम से शॉक हो जाती है और वो जोर से चिल्लाते हुए बेड से उठ पूरी फुर्ती से दौड़ते हुए अलमारी पर चढ़ जाती हैं। काहिरा की आवाज़ सुन आन्या और धौर्या, जिसने अपने ऊपर वाइट कलर की चादर डाली हुई थी और उसके ऊपर से ही ब्लैक गॉगल्स लगाए हुए थे, और आन्या के हाथ में एक बड़ा सा केक था जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, हैप्पी बर्थडे काहिरू उर्फ कयामत। अपना अपना चादर हटाते हुए घबराहट से बेड पर देखती है पर वहाँ काहिरा नहीं होती। तो धौर्या अपनी नज़र चारों तरफ घुमाते हुए आन्या से बोलती हैं, ओए करेली, ये ज्वालामुखी अब किस पर फूटने निकल गई? तो आन्या बोली, मुझे क्या पता, अभी तो यहीं पर उसकी चीख सुनी थी। और फिर अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर धैर्या को देख बोलती है, ओ तेरी कही, ये उसकी चीख तो नहीं थी जिसे कयामत अपना बर्थडे केक समझकर काटने निकली हैं। तो धैर्या अपना रोने जैसा मुंह बनाकर बोलती है, यार, सब अपने हैप्पी बर्थडे टू यू में कैंडल बुझाते हैं, केक काटे हैं और बैलून फोड़ते हैं, पर एक ये हिटलर की नाती हैं जो अपने अपने हैप्पी बर्थडे टू यू के दिन लोगों को बुझाती हैं, लोगों को काटती है और लोगों को ही फो। और फिर तभी धैर्या की नज़र अलमारी के ऊपर जाती है और वो अपने आंखों पर हाथ रख जोर से चिल्लाती है, आ। धैर्या को चिल्लाता देख आन्या भी चिल्लाने लगती हैं, आ हे आ। आन्या को चिल्लाता देख धैर्या चुप हो जाती हैं और अपनी मुंडी उसके सामने करते हुए उसे देखती हैं। तभी आन्या भी चुप हो जाती हैं और अपनी आंखें धीरे से खोल सामने देखती हैं, पर अपने सामने धैर्या को अजीब मुंह बनाए खुद को देखता देख आन्या एक बार फिर चीख देती हैं और एक कदम पीछे हो जाती हैं और फिर अपने दिल पर हाथ रख 2-3 बार लंबी लंबी सांसें लेकर छोड़ते हुए धैर्या को देख बोलती हैं, घोड़ी कही कि ऐसे कौन डरता है? तो धैर्या अपनी कमर पर हाथ रख मुंह बनाते हुए एक ही सांस में बोलती हैं, तू घोड़ी, तेरा पति घोड़ा, तेरी सास घोड़ी, तेरी नंद घोड़ी, तेरा देवर घोड़ा। और फिर अपनी आंखें दिखाते हुए आगे बोलती हैं, तू चिल्लाई क्यों? तो आन्या अपने होठों पर जीभ फेरते हुए अपनी आंखों को गोल गोल घुमाते हुए बोलती हैं, क्योंकि तूने चिल्लाया इसलिए। तो धैर्या अपना अजीब सा मुंह बनाती हैं और अपना पैर पटकते हुए आन्या के पास आकर अलमारी के ऊपर इशारा कर दिखाती हैं,
आन्या भी कंफ्यूजन से उस ओर देखती है तो काहिरा अलमारी पर चढ़ी अपने घुटनों को समेटे अपने गाल पर हाथ रहे उन्हें ही टुकुर टुकुर तक रही थी। ये सीन इतना फनी था कि आन्या और धैर्या एक नज़र काहिरा के पप्पी फेस को देखती हैं और फिर एक नज़र खुद को देख ठहाका लगाकर हंस देती हैं। काहिरा उन दोनों को खुद पर हंसता देख अलमारी से सीधा नीचे जंप मार देती है। काहिरा को देख दोनों की हवा टाइट तो जाती हैं। काहिरा जैसे ही उन दोनों के पास आती हैं आन्या जल्दी से केक को उठाकर उसके सामने कर देती हैं और धैर्या के साथ मिलकर गाती है, आज ही के दिन हमने तुमको रब से पाया था, जन्नत से तो साथ में खुशियाँ कितनी लाया था। इसके आगे धैर्या काहिरा के पास जाकर उसे पीछे से हग करते हुए प्यारी सी स्माइल के साथ गाती हैं, हो आसमानों को छू ले तू ये दुआ हमारी है, अपनी उम्र भी हमने तो हंस कर तुम पर वारी हैं। तो इसके आगे आन्या केक को बेड पर रख काहिरा के पास जाकर दूसरे साइड से उसे हग करते हुए गाती हैं, है तेरे जन्मदिन का ये सुबह दिन, 100 बार आए ये शुभ दिन, ख्वाब पूरे हो तुम्हारे अरमा इस दिन का। और फिर आन्या और धैर्या एक साथ आगे गाती हैं, तुमको मुबारक हो ये पल अपने जन्मदिन का। और फिर काहिरा को पकड़कर खुशी से झूमते हुए आगे गाती है, भव्य तो जान से प्यारा तो है संसार हमारा है, आज तुम्हारा है ये जन्मदिन दुआ ये होठों पर, मुस्कुराते तुम रहो फूलों सा खिलकर, भव्य तो जान से प्यारा तो है संसार हमारा है। इतना गाते ही तीनों एक दूसरे को पकड़कर सिसकने लगती हैं। काहिरा अपनी नम आवाज में बोलती हैं, लव यू टू मेरी जान। तो आन्या और धैर्या भी एक साथ बोलती है, वी लव्स यू अ लॉट। और फिर धैर्या अपने आंसू पोंछे हुए दोनों से अलग होकर बोलती हैं, चलो चलो बहुत हुआ ये मेलो ड्रामा, अब जल्दी से इस चॉकलेट केक का मजा करो। तो आन्या भी अपने फ़ोन को ऑन कर टाइम देखती हैं जिसमें 12 बजने में सिर्फ 1 मिनट था। काहिरा भी अपने आंसू पोंछ स्माइल करते हुए केक के पास बढ़ जाती है। आन्या जल्दी से कैंडल्स जलती हैं। काहिरा ज़मीन पर घुटनों के बल बैठ जाती हैं और अपनी आंखों को बंद कर विश करती हैं और फिर धीरे से अपनी आंखें खोल स्माइल करती हैं। काहिरा की स्माइल देख धैर्या और आन्या भी एक प्यारी सी स्माइल करने लगती हैं। आन्या काहिरा को अपनी आंखों से जल्दी कैंडल्स बुझाने का इशारा करती है तो काहिरा एक बड़ी सी स्माइल कर कैंडल को बुझाती हैं। जैसे ही काहिरा कैंडल्स बुझाती हैं इत्तेफाक से उसी टाइम युवान का चॉपर प्रयागराज के खुले एरिया में लैंड होता है और युवान बड़े से कोट को डाले किसी राजा की तरह बाहर चॉपर से बाहर आता है और अपने आंखों पर से शेड्स हटाकर खुले आसमान को देखता है। वहीं काहिरा अपना बर्थडे केक कट कर रही थी और इधर युवान अपने बाहें फैलाए खुले आसमान के नीचे खड़ा हुआ मन ही मन बोलता है, क्या है यहाँ की हवाओं में जो यहाँ कदम रखते ही दिल को ठंडक पहुँचा दिया। वही युवान से कुछ दूरी पर खड़ा शान अपने हेल किंग को देख सोचता है, पता नहीं यहाँ आने के बाद अब ये उस लड़की के साथ क्या करेंगे। तभी वहाँ एक कार आकर रुकती है जो दिखने में काफ़ी यूनिक और कीमती लग रही थी, जिसकी कीमत लाखों में होगी। शान जल्दी से आगे बढ़कर कार का डोर ओपन करता है। युवान भी अपने एटीट्यूड में चूर कार में आकर बैठ जाता है। शान भी पैसेंजर सीट पर आकर बैठ जाता है और ड्राइवर निकल पड़ता है युवान के किस्मत कनेक्शन की ओर। वही काहिरा केक कटकर आन्या और धैर्या को खिला चुकी थी और अब चल रहा था तीनों का फोटो सेशन जिसमें कैमरामैन थी हमारी धैर्या। धैर्या मुंह बनाते हुए बोलती हैं, यार तुम दोनों ना हमेशा मुझे ये फ़ोन पकड़ाकर खुद के फ़ोटोज निकलवाने लगते हो। और फिर मुंह फुलाकर फ़ोन को बेड पर पटक देती हैं और खुद भी बेड पर आलथी पालथी मारकर बैठ जाती हैं। तो काहिरा पीछे से बेड पर चढ़कर धैर्या के पीठ पर चढ़ झूलते हुए बोलती है, अरे वो क्या है ना, हम सब में से सबसे अच्छी फ़ोटो शूटर तो तू ही है ना, इसलिए फ़ोटो लेने का काम हम तेरे पल्ले बांध देते हैं। तो आन्या केक का पिस खाते हुए बोलती हैं, और मैं तो भाई पोसेस क्वीन हूँ, मुझसे तो बिल्कुल ना लिए जाते फ़ोटो शूटोज़। तो धैर्या आन्या से केक का पिस छीन कर खाते हुए बोली, अच्छा कोई नहीं, तुम दोनों निकम्मियों को अब मेरे अलावा संभाले भी तो कौन। काहिरा की तरह इशारा करते हुए बोलती हैं, एक हैं जो सबकी बजा कर आती हैं। और फिर आन्या की तरफ इशारा करते हुए बोलती हैं, और एक हैं सबकी बाजवा कर आती हैं।
तभी काहिरा उसकी बातों को इग्नोर मारते हुए बोलती हैं, अच्छा चल चल अब चल थोड़े बहुत रील्स बनाते हैं। और फिर अपना इंस्टाग्राम खोलकर उसमें पतली कमरिया वहाँ सॉन्ग लगाकर एक जगह रखती हैं और फिर तीनों मिलकर रोज बनाने लगती हैं। ऐसे ही थोड़ी बहुत मस्ती के बाद तीनों एक साथ काहिरा के ही बेडरूम में सो जाती हैं। वहीं अब तक युवान भी एक 5 स्टार होटल के आलीशान कमरे में बेड पर किसी शैतान की तरह लेटा हुए सीलिंग को घूर रहा था। उसके फेस एक्सप्रेशन बिल्कुल नॉर्मल नहीं थे, या ये कहे वो नॉर्मल दिखता नहीं था। तभी उसका फोन रिंग करता है। युवान कॉल रिसीव कर अपने कानों के पास रखता है तो उधर से शान की आवाज आई, बॉस 11:30 का टाइम है हमारे पास। शान की बात सुन युवान कुछ नहीं कहता और बस कॉल कट कर देता है। फोन के दूसरी तरफ शान मुंह बनाकर अपने फोन को घूरते हुए बोला, बड़े अजीब आदमी हैं, जब देखो तब जान लेने को उतारू रहते हैं। और फिर अपना सिर झटकते हुए बोला, खैर मुझे क्या, कौन सा मुझे झेलना है। और फिर खुद भी सोने निकल जाता है क्योंकि अब तक रात के 1:30 बज चुके थे। अगली सुबह काहिरा और आन्या अपने अपने काम पर जाने के लिए रेडी हो रही थी। काहिरा को आज एनजीओ के कुछ काम देखने थे, इसलिए वो आज जल्दी निकल रही थी। पर काहिरा के जल्दी जाने की एक और वजह थी, वो वहाँ के बच्चों के साथ मिलकर अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहती थी। क्योंकि जैसे आन्या और धैर्या उसकी एक छोटी सी दुनिया है, वैसे ही एनजीआई के बच्चे भी काहिरा की छोटी सी दुनिया में छोटी सी फैमिली हैं। और आन्या को आज एक एंगेजमेंट पार्टी के लिए हायर किया गया था। आन्या एक वेडिंग प्लानर थी जो शादी और सगाई में वहाँ का काम देखने का कॉन्ट्रैक्ट साइन करती थी। यहाँ तक कि आन्या का नाम पूरे प्रयागराज में फेमस था, क्योंकि आन्या एक काफ़ी ऑनेस्ट और टैलेंटेड प्लानर थी जिसका काम बाय चांस ही किसी को पसंद नहीं आता था, वरना तो जो भी आन्या के आइडियाज सुनता वो उसका फ़ैन ही हो जाया करता था। काहिरा और आन्या जैसे ही निकलने वाली होती है कि तभी उन्हें धैर्या की चिल्लाती आवाज़ सुनाई देती है। धैर्या चिल्लाते हुए उनके पास आती है और बोलती है, अरे यार चले जाना तुम दोनों, पर पहले मुझे बाइक की चाबी तो दे दो ताकि मैं कॉलेज जा सकूं। तो काहिरा एक नज़र उसे देख सुकून हाउस से निकलते हुए बोलती है, मेरे रूम में है, जा कर ले एंड ऑल द बेस्ट, फिर से किसी को ठोक कर आना। काहिरा की बात सुन धैर्या मुंह बनाते हुए बोली, लाल छड़ी कभी नहीं सुधरेगी, और वहां से अंदर चली जाती है। आन्या भी स्माइल करते हुए सुकून हाउस से बाहर आती है और अपनी स्कूटी को निकल पड़ती है किसी की बजवाने, एंगेजमेंट करवाने। वही काहिरा भी अपनी बुलेट को निकल पड़ती है एनजीओ की तरफ। वही होटल में युवान अपने बिजनेस सूट में किसी हॉट प्रिंस की तरह लग रहा था, पर अब क्या ही कहे, जब कोई उसकी मर्जी के बिना उसे देख तक नहीं सकता तो अब हसीनाएं क्या ही फिदा होंगी। युवान रेडी होकर अपने कुछ मीटिंग्स अटेंड करता है जो उसके इंडिया से बाहर के बिजनेसमैन्स के साथ थी। सारी मीटिंग्स अटेंड करने के बाद युवान अपनी डरावनी हैंड वॉच में टाइम देखता है जिसमें 11 बज रहे हैं। युवान जल्दी से अपना फ़ोन उठाता है और शान को कॉल कर कुछ इंस्ट्रक्शंस देकर कॉल कट कर देता है और खुद भी रूम से बाहर निकल जाता है। इधर काहिरा ने भी एनजीओ से रिलेटेड सारे काम खत्म कर लिए थे और अब वो अपने एनजीओ के बच्चों के साथ मिलकर अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहती थी, जिसके लिए उसे कुछ सामान लाने के लिए मार्केट जाना था। तो काहिरा बिना देरी किए मार्केट के लिए निकल जाती है। 11:30 बजे युवान अपनी कार से टिककर अपने दोनों हाथों को पॉकेट में डाले सामने एनजीओ को देख रहा था, जहां से सारे बच्चों को बाहर निकाला जा रहा था। एक बूढ़ा आदमी जिसका नाम दिनकर काका था, वो युवान के पास जाकर हाथ जोड़ गिड़गिड़ाते हुए बोलते हैं, बेटा भगवान के लिए ऐसा मत करो, अगर तुम ये एनजीओ तोड़ दोगे तो ये मासूम बच्चे कहाँ जाएंगे, कैसे जिएंगे। तभी शान आगे आकर दिनकर काका को पकड़कर एक साइड हटाता है, क्योंकि उसे पता था अगर युवान की सटकी तो काका की अटकी। कुछ देर पहले जिस एनजीओ के बच्चे हंस रहे थे वही अब उनके रोने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी, पर युवान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ उस जमीन पर अपनी कंपनी को ऊंचा उठता हुआ देखना चाहता था। तभी शान माइक में सबको एनजीओ से दूर रहने की वार्निंग देता है और बुलडोजर को एनजीओ पर चढ़ाने ने इशारा करता है। तभी काहिरा की बुलेट वहां आकर रुकती है। सामने का नज़ारा देख उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। वो अपने बच्चों और दिनकर काका को रोता देख अपनी मुठिया भींच लेती है और बुलडोजर की ओर बढ़ जाती है। काहिरा को ये समझने में बिल्कुल देरी नहीं लगती कि आखिर ये लोग हैं कौन, लेकिन काहिरा ये नहीं जानती थी कि यहाँ खुद द किंग ऑफ बिजनेस वर्ल्ड युवान सिंह राठौड़ आया होगा। काहिरा बुलडोजर पर चढ़कर बुलडोजर के ड्राइवर का कॉलर पकड़कर लगभग खींचते हुए उसे बुलडोजर से नीचे उतारती है।
वही बुलडोजर का ड्राइवर काहिरा की आंखों में दहकता लावा और चेहरे पर कयामत की नूर को देख कांपने लगता है। क्योंकि भले ही युवान और शान को काहिरा के गुस्से का अंदाजा नहीं था, लेकिन वो ड्राइवर काहिरा के गुस्से को अच्छी तरह से जानता था। अरे भाई, अब जाने भी क्यों ना, पूरे प्रयागराज में मशहूर थी हमारी बंदी विंकिंग फेस विंकिंग फेस। काहिरा किसी बब्बर शेरनी की तरह बुलडोजर की ड्राइविंग सीट पर चढ़कर बैठती है और शान के 3 बोलते ही बुलडोजर को स्टॉप कर देती है और एनजीओ की ओर बुलडोजर को बढ़ा देती है। सबकी सांसें थमी हुई थी, कुछ की काहिरा के ऑरा को देखकर तो कुछ की एनजीओ के टूटने के डर से। पर युवान के चेहरे पर घमंड भरी मुस्कान थी, जो मुस्कान उसे अट्रैक्टिव कम शैतान ज्यादा बना रही थी। वही शान, वो तो बच्चों को बेघर होता देख खुद मायूस था, पर वो कुछ कर भी नहीं सकता था क्योंकि युवान के आगे वो कुछ नहीं देखा। सबकी आंखें नजर एनजीओ पर बनी हुई थी। युवान वैसे ही अपनी कार से टिककर खड़ा हुआ था कि तभी अचानक एक जोर का धमाका होता है और युवान कुछ दूर जाकर गिरता है। काहिरा अपनी आंखों में अंगारे लिए युवान की कार पर बुलडोजर चढ़ा देती है, जिससे युवान की कार बुरी तरह से डैमेज हो जाती है और युवान कुछ दूर पर जाकर गिरता है। काहिरा शान और युवाओं को अपनी जानलेवा नजरों से घूमती है, जैसे अभी मौका मिलते ही वह उन दोनों पर टूट पड़ेगी। शान अपने बॉस को संभालने के लिए दौड़ता है, पर युवान अपने दांत पिसते हुए बुलडोजर में बैठी काहिरा को देखते हुए अपना हाथ आगे कर शान को अपनी जगह ही रुकने का इशारा करता है। शान अपने बॉस को हैरानी से देख रहा था। युवान भी अपनी डरावनी आंखों से काहिरा को घूरते हुए उठता है। काहिरा युवान की आंखों में आंखें डालकर बुलडोजर को 2-3 बार पर चढ़ा देती है और जब कार की डेड बॉडी पूरी तरह से अपाहिज हो जाती है तो काहिरा भी बड़े ही एटीट्यूड के साथ बुलडोजर का डोर ओपन कर अपनी आंखों पर ब्लैक गॉगल्स चढ़ाते हुए नीचे उतरती है और अपने हाथ झाड़ते हुए आगे बढ़ती है। इस बीच युवान की नज़र काहिरा पर थी और काहिरा की नज़र युवान पर थी। शान तो काहिरा की पर्सनैलिटी देखकर ही फ्लैट हो गया था। उसकी नज़र काहिरा के सर से नीचे की तरफ होते हुए आती है। काहिरा ने इस वक्त हाई पोनीटेल बंधी हुई थी और उसके बाल अभी भी उसकी कमर तक लहरा रहे थे। आंखों पर ब्लैक गॉगल्स, होठों पर डार्क रेड शेड की लिपस्टिक, फुल ब्लैक ड्रेस अप किए हुए, ब्लैक जीन्स, वाइट ब्लैक टी शर्ट जिसके ऊपर से उसने लेदर जैकेट डाले हुए थी और उसे अपनी बाजू तक चढ़ाया हुआ था। गले में काहिरा नाम का पेंडेंट, कानों में काली ईयर रिंग्स, राइट हैंड में ब्रेसलेट और लेफ्ट हैंड में ब्लैक कलर की वॉच, ब्लैक हाई हील्स बूट। मतलब कुल मिलाकर काहिरा एक माफिया वर्ल्ड की क्वीन लग रही थी, जिसे देख शान के दिल की घंटियां बजने लगती हैं। वो अपनी आंखें बाहर निकाले बोलता है, ये तो फोटो से भी कहीं ज्यादा खूबसूरत है, आई मीन ब्यूटी विद ब्लैक शेडो। शान अपने ख्वाबों में खोया हुआ था और वही बाकी सब भी काहिरा वो वहां देख खुश हो जाते हैं। काहिरा अपने जैकेट के कॉलर को पकड़ झाड़ते हुए युवान के सामने आकर खड़ी होती है। अब युवान और काहिरा एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देख रहे थे, जैसे वो एक दूसरे के सालों पुराने दुश्मन हों। तभी एक छोटी सी बच्ची बोलती है, कयामत दीदी देखो ना, ये देवल भैया हमारा घर तोड़ रहे हैं। तभी काहिरा उस नन्ही बच्ची की बात सुन उसकी और देख प्यारी दी स्माइल करती है और फिर अपना गॉगल अपनी उंगली से नीचे कर अपनी नाक पर टिकाते हुए युवान को देख डेविल स्माइल करते हुए बेफिक्री से बोलती है, जान अगर ये हमारा घर तोड़ देते तो हम इन्हें नहीं तोड़े देते। काहिरा की बातें और उसकी आंखों में दिख रहे कॉन्फिडेंस को देख युवान की मुठियां कस जाती हैं और वो दांत पिसते हुए काहिरा को देख शान से गुस्से में दहाड़ते हुए बोला, शान जो कि काहिरा की अदाओं में खोया हुआ था, वो इतनी डरावनी आवाज सुन हड़बड़ाते हुए होश में आता है और पूरी फुर्ती से युवान के पास आता है और बोलता है, यस बॉस। तो युवान अपने पॉकेट में हाथ डाल अपने सीने को ताने हुए अकड़ में बोला, इस लड़की के मुंह पर 10 करोड़ का चेक मारो और दफा कर इसे यहाँ से। और फिर धमकी भरे आवाज में बोलता है, क्योंकि ये जमीन मुझे चाहिए, चाहे बाय हुक और बाय कुक। युवान की बात सुन काहिरा अपनी बुलंद आवाज में बोलती है, और ये जमीन हमारी है, हम भी देखते हैं किसमें इतनी हिम्मत है जो काहिरा से उसकी जमीन छीन सके। और फिर अपनी आंखों से गॉगल को हटाते हुए शान को देख अपनी एक आईब्रो उठाते हुए बोली, चाहे बाय हुक चाहे बाय कुक। तो युवान गुस्से में काहिरा के ऊपर गरजते हुए बोला, तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम युवान सिंह राठौड़ को चैलेंज दे सको। तो काहिरा भी उस पर बरसते हुए बोली, और आपकी भी इतनी हिम्मत नहीं कि आप मुझसे मेरी अमानत छीन सके। वहां खड़े सभी लोग 2 बब्बर शेरों को आपस में भिड़ते देख सहम चुके थे, क्योंकि वहां खड़ा हर एक शख्स जानता था कि न युवान सिंह राठौड़ किसी से कम है और न काहिरा उससे कम है। शान दोनों को ऐसे देख मन ही मन सोचता है,
ओह गॉड, अब क्या होगा। अब ये दोनों तोप के गोले तो एक दूसरे को जलाने को उतारू हो चुके हैं। और अपनी सहमी आंखों से उन दोनों को बारी बारी से देखने लगता है। युवान काहिरा की ओर कदम बढ़ाते हुए गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, आज तक तुम जैसी लड़कियां मुझसे बात तक तो क्या आसपास नहीं भटकती, और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे जुबान लड़ाने की हिम्मत कर रही हो। तो काहिरा भी तंज भरी मुस्कान अपने चेहरे पर बिखेरते हुए बोली, क्यों आप मर्द नहीं हैं क्या, जो आपके पास लड़कियां तक नहीं भटकती। काहिरा की बात सुनकर तो शान को पूरे 880 वोल्ट का ट्रिपल झटका एक साथ लगता है और अपनी आंखें बाहर निकाले काहिरा की हिम्मत को देखने लगता है। काहिरा की बात सुन युवान का खून खौल उठता है और वो उसकी आंखों में आंखें डाल अपने एक शब्द पर जोर देते हुए बोलता है, मैं मर्द हूँ या नहीं ये मैं तुम्हें अभी और इसी वक्त बता सकता हूँ। तो काहिरा ही बेफिक्री में बोलती है, अच्छा तो चलिए साबित कीजिए कि आप एक असली मर्द हैं। मैं भी यही हूँ और आप भी यही हैं। पता नहीं क्यों पर आज काहिरा को गुस्सा नहीं आ रहा था, बल्कि आज उसे युवान से टक्कर लेने में मजा आ रहा था। इसलिए वो बिल्कुल बेफिक्र होकर युवान को चैलेंज दे रही थी। काहिरा के होठों पर जीत भरी मुस्कान थी और वही युवान के होठों पर नफरत। तभी युवान शान की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है। शान भी जल्दी से युवान के हाथों में पैसों का बंडल लाकर रख देता है। युवान बिना किसी देरी के वो सारे पैसे काहिरा के मुंह पर दे मारता है, जिससे काहिरा की आंखें बंद हो जाती हैं और उसके आसपास पैसे उड़ने लगते हैं। तभी काहिरा के कानों में युवान की आवाज पड़ती है, तुम्हारी कीमत से ज्यादा पैसे हैं, ये अब उसे उठाओ और दफा हो जाओ यहाँ से। युवान की बात सुन काहिरा झटके से गुस्से में अपनी आंखें खोलती है और फिर बिना कुछ सोचे समझे काहिरा युवान की तरफ बढ़ जाती है। सबकी सांसें थमकी जाती हैं कि आखिर अब क्या करेगी काहिरा। लेकिन युवान तो अपनी अकड़ में खड़ा काहिरा की आंखें में आंखें डालकर देख रहा था। काहिरा युवान के करीब सकती है और पीछे से युवान के गले में हाथ डाल उसे अपनी तरफ झुकाती है। युवान कुछ समझ ही पता कि उससे पहले ही काहिरा अपने सॉफ्ट रेड लिप्स युवान के ठंडे होठों पर रख देती है। वहां खड़े हर एक शख्स की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह जाती हैं। शान तो अपने टूटे दिल के साथ काहिरा को युवान को किस करते हुए देख रहा था। शान के दिमाग में बस एक ही गाना चल रहा था, छन से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लगे, जग सुना सुना लगे। काहिरा अपनी आंखें बंद किए हुए ही युवान के होठों को अपने होठों में लिए शिद्दत से चूम रही थी। वही युवान जो आज तक किसी से नहीं डरा, आज वो काहिरा के एक किस्से सदमे में पहुंच चुका था। उसका दिमाग बिल्कुल फ्रिज हो चुका था। वो बस एक टक काहिरा के खूबसूरत फेस को देख रहा था। वही काहिरा, वो तो युवान को किस करने में पूरी तरह खो चुकी थी। युवान के हाथ काहिरा की कमर पर थे और युवान का दिल जोर से धड़का रहा था। जिस दिल में कोई फीलिंग्स नहीं थी, आज वो किसी के किस से बेकाबू हो चला था। तभी कुछ देर बाद काहिरा युवान से अलग होकर लंबी लंबी सांसें लेते हुए युवान को घूरते हुए बोली, अब आप अपनी इज्जत को बचाए, क्योंकि मेरी इज्जत भले ही 2 कौड़ी की है पर आपकी इज्जत काफ़ी महंगी है, जिसे इस 2 कौड़ी की लड़की ने सरेआम उछाल दिया। इतना बोल काहिरा अपने बच्चों को एनजीओ के अंदर ले जाने लगती है। सभी सदमे में थे, यहाँ तक कि काहिरा खुद शॉक थी कि आखिर वो ऐसे कैसे किसी को भी किस कर सकती है। पर काहिरा खुद की उलझन किसी के सामने नहीं लाना चाहती थी, इसलिए वो बिना किसी पर ध्यान दिए एनजीओ के अंदर चली जाती है। वही शान भी अपने बॉस को आंखें बाहर निकाले देख रहा था और सोच रहा था, जिस आदमी के डर से सबकी सांसें बंद हो जाती हैं, आज उस आदमी की बोलती एक लड़की के किसने बंद कर दी। तभी उसके कानों में युवान की सनक भरी आवाज आती है, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी मिस काहिरा, और बहुत जल्द चुकानी पड़ेगी। और फिर अपने फेस पर शैतानी मुस्कुराहट बिखेरते हुए सर्द आवाज में बोला, वैसे तुम्हें किस करना नहीं आता मिस काहिरा, और अब तुम बहुत पछताने वाली हो। इतना बोल युवान दूसरी कार की ओर बढ़ जाता है और शान, जिसे कि युवान की बातें सुन हार्ट अटैक आते आते बचा था, वो अपने बॉस को जाते देख जल्दी से उसके पीछे भागता और फिर युवान की कार निकल पड़ती है होटल की ओर। वही अब बाकी लोग भी एक दूसरे से बातें करते हुए जाने लगते हैं। काहिरा भी अपनी की हुई हरकत को भुलाने और बच्चों को रिलैक्स करने के लिए उनके साथ मिलकर पूरे एनजीओ को डेकोरेट करने लगती है और फिर उन सभी के साथ मिलकर अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती है। अब तक सब नॉर्मल हो चुके थे और खुशी खुशी एंजॉय कर रहे थे। ऐसे ही पूरा दिन बीतने लगता है। युवान भी प्रयागराज में ही अपनी दूसरी कंपनी के कुछ वर्क्स और शेयर देखने में बिजी हो जाता है। शाम के वक्त युवान के प्रयागराज वाले ऑफिस में युवान अपने कैबिन में किसी राजा की तरह बैठा हुआ कोई इंपॉर्टेंट फ्लाई पढ़ रहा था। तभी उसके केबिन का डोर नॉक होता है।
युवान अपनी रुड वॉइस में बोलता है, कम इन। तो शान डोर ओपन कर अंदर आता है और अपना सर झुका कर बोलता है, बॉस ये मिस काहिरा की सारी डैलल्स और इन्फॉर्मेशन है। और युवान एक आगे एक रेड कलर की फाइल बढ़ा देता है। युवान भाई उस फाइल को लेकर शान को जाने का इशारा करता है। शान भी अपना सर झुकाए निकल जाता है। युवान उस फाइल को देख खतरनाक स्माइल करता है और उस फाइल को ओपन करता है। फाइल के ओपन होते ही काहिरा की कई सारे फोटोज युवान के सामने होती हैं। युवान उनमें से एक फोटो को अपने हाथों में लेता है और काहिरा को उस फोटो में ही ऊपर से नीचे तक स्कैन करने लगता है। उस फोटो में काहिरा ने सेम ब्लैक कलर का ही ड्रेस अप किया हुआ था, बस फर्क इतना था कि ड्रेस के कुछ डिज़ाइन अलग थे और बाल खुले हुए थे, जो काहिरा को सच में अंडरवर्ल्ड की क्वीन का लुक दे रहा था। युवान उसके फोटो के देखते हुए बोलता है, कांग्रेचुलेशन। इतना बोल युवान एक इविल स्माइल करने लगता है। वही काहिरा भी देर शाम सुकून हाउस वापस लौटती है और घर का डोर खोलते ही घर की हालात देख उसकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती हैं। तो क्या करने वाला है युवान काहिरा के साथ और क्या देखा काहिरा ने सुकून हाउस में? काहिरा जब सुकून हाउस पहुंचती है तो घर की हालात देख उसकी आंखें फैल जाती हैं। तभी उसकी नज़र धैर्या और आन्या पर जाती है, जो उसे ही अपनी खा जाने वाली नज़रों से घूरकर देख रही थी। काहिरा चारों तरफ अपनी नज़रें दौड़ते हुए पूरे घर को देखती है, जो काफ़ी खूबसूरती से डेकोरेट किया गया था, पर वहाँ का माहौल काफ़ी गर्म लग रहा था। काहिरा अंदर आते हुए बोली, क्या हुआ, तुम दोनों मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? तो आन्या अपने हाथ बांधते हुए बोली, आज एनजीओ में क्या किया तूने? तो आन्या की बात सुन धैर्या मुंह बनाते हुए बोली, अरे क्या किया नहीं, क्या कांड किया, मतलब हद है, आज तक सबको बजाते आए हैं और आज सीधा। धैर्या अपनी आगे की बात जानबूझकर अधूरा छोड़ देती है और अपना मुंह बनाते हुए लैपटॉप उठाकर काहिरा के सामने कर देती है। वही लैपटॉप को देख काहिरा की आंखें फटी की फटी रह गई। काहिरा अपना मुंह बिचकते हुए एक नज़र आन्या और धैर्या को देखती है और फिर अपनी नज़रें चुराने लगती है। काहिरा को नज़रें चुराता देख धैर्या और आन्या एक दूसरे को देख शातिर स्माइल करती है और काहिरा की ओर बढ़ जाती है। धैर्या और आन्या काहिरा की बाजू पकड़ सोफे पर बिठाती है और धैर्या दौड़कर जाती है और डोर बंद कर काहिरा के पास आते हुए खुशी से उछलते हुए बोलती है, काहिरा बता ना, तूने उसे किस कैसे किया? धैर्या की बात सुन काहिरा और आन्या उसे ऐसे देखती हैं जैसे वो किसी पागल को देख रही हों। उन दोनों को खुद को ऐसे घूरता देख धैर्या अपनी बात ठीक करते हुए बोलती है, अब मेरा मतलब ये था कि तूने उस डेविल को किस कैसे कर लिया? उद्धरण चिन्ह। तभी आन्या भी उसकी बात के बीच में घुसते हुए बोली, हाँ मतलब जो लड़की अपने गुस्से के आगे कुछ नहीं देखती, आज उसने गुस्से के बजाय किस कर लिया? तो काहिरा अपनी चोर नज़रों से उन्हें देखते हुए बोली, नहीं तो मैंने तो उस मर्सिलेस इंसान को किस नहीं किया, मैं क्यों करने लगी उस मॉन्स्टर को किस? इतने बुरे दिन थोड़े आए हैं मेरे। काहिरा पूरा सफ़ेद झूठ बोल देती है, जिसे सुनकर धैर्या और आन्या उसे ऐसे देखते हैं जैसे उन्होंने पूरे रांची के सबसे बेस्ट पागल को अपने घर में पाला हो। काहिरा दोनों को ऐसे देख धीरे से वहां से कल्टी मारने की सोचकर धीरे धीरे उठने लगती है, पर धैर्या उसे अपने पास खींचकर बैठा लेती है और घूर कर देखते हुए बोलती है, हमारी शक्ल पर क्या गधा लिखा है? तो आन्या काहिरा को अपनी तरफ घुमाते हुए बोलती है, या हमारी शक्ल उल्लू से मिलती है? तो काहिरा अपने दंत मंजन से साफ दांतों को चमकाते हुए बोली, अरे वाह, तुम दोनों कितनी समझदार हो। और फिर अपने हाथों से दोनों की बारी बारी से बलाया लेते हुए बोली, हाय मैं वारी जावा तुम दोनों की समझदारी पर ओम। तभी आन्या और धैर्या उसके ऊपर गुस्से में टूट पड़ती हैं। आन्या गुस्से में काहिरा का गला दबाते हुए बोलती है, तू बता रही है या नहीं? तो धैर्या बोलती है, देख अगर तूने हमें सच सच नहीं बताया ना तो हम खुद उस युवान सिंह राठौर से जाकर पूछ लेंगे। तो उसके आगे की बात आन्या पूरी करते हुए बोलती है कि तुम दोनों के बीच क्या खिचड़ी पक रही है? तो काहिरा दोनों को शांत करते हुए बोली, अरे ओ भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवारों, चुप, बिल्कुल चुप, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम दोनों समझ रही हो। और उन दोनों को हटाते हुए उठती है और अपने सामने टेबल पर रखी केक के पास ज़मीन पर बैठते हुए बोलती है, हाँ मैंने किस किया उसे, पर मुझे भी नहीं पता कि क्यों मैंने उसे ऐसे सबके समाने किस कर दिया। काहिरा की बात सुन आन्या और धैर्या एक दूसरे को देख स्माइल करती है और फिर जल्दी से काहिरा के पास जाकर उसके अगल बगल बैठ जाती हैं। तो धैर्या प्यार से काहिरा को देखते हुए बोलती है, तो क्या तुझे वो पसंद आ गया? तो बीच में आन्या चहकते हुए बोलती है, इट मीन्स यू फेल इन लव विद हिम एट फर्स्ट साइट। आन्या और धैर्या की बात सुन काहिरा, जो कि केक के ऊपर लगे कैंडल्स जला रही थी, वो चाकू उठाते हुए गुस्से में उन दोनों को चाकू दिखाते हुए बोलती है,
तुम दोनों को नहीं लगता तुम दोनों कुछ ज्यादा ही जुबान चलाने लगे हों? काहिरा को देख धैर्या उसके हाथों को केक की तरह घुमाते हुए डरते हुए बोलती है। अरे मेरी सांप सीढ़ी की नागिन, हम केक नहीं है जो तुम हमें काटने का इशारा कर रही हो, केक यहाँ है, इसे काटो। तो काहिरा उसे घूरते हुए बोलती है, मैंने उस युवान सिंह राठौर को उसकी औकात दिखाने के लिए किस किया था ताकि उसे पता चले कि उसकी इज्जत हमारे हाथों में है। तो आन्या उससे डरते हुए बोलती है, पर तुझे जब उससे बदला लेना था तो तू किसी और तरीके से बदला ले लेती, पर उसे किस करने की क्या जरूरत थी। इस पर काहिरा की बोलती बंद हो जाती है, पर वो अपनी खूंखार आंखों से उसे घूर कर देखने लगती है, जिसे देख आन्या मुंह बनाकर सामने देखने लगती है। काहिरा सब चीज इग्नोर कर केक कट कर खाते हुए अपने रूम में चली जाती है। इधर आन्या और धैर्या भी मुंह बनाकर एक दूसरे को देखती हैं और फिर मुंह हटकर खुद भी अपना केक लेकर अपने अपने बेडरूम में चली जाती है। वहीं युवान का होटल रूम में बिल्कुल अंधेरा था और पूरे रूम में चारों तरफ सिगरेट का धुआं फैला हुआ था और उस उड़ते धुएं में एक अजीब सी शांति थी जिसे फील कर कोई भी नॉर्मल इंसान डर कर वही बेहोश हो जाता। वही रूम में लगे काउच पर युवान बड़े ही नवाबों की तरह पसर कर लेटा हुआ था और अपने पैरों को टेबल पर एक के ऊपर एक चढ़ाए सिगरेट के लंबे लंबे कश लेते हुए धुएं को रूम में उड़ा रहा था। उसकी आंखों के सामने बार बार काहिरा का बुलडोजर से नीचे उतरकर एटीट्यूड में उसके पास आना, उससे आंखों में आंखें डालकर बातें करना, उसे किस करना, ये सब एक मूवी की तरह घूम रहा था। युवान की आंखें और उसका दिमाग काहिरा के लिए गुस्सा उगल रही थी, पर दिल शायद उसकी यादों को याद करना चाहता था, जिससे इरिटेट होते हुए युवान अपने सामने रखे ग्लास के टेबल पर एक जोरदार लात मारता है और वो टेबल पल भर में चकनाचूर हो जाता है। युवान अपनी मुठिया कसते हुए गुस्से में बोलता है, उस लड़की की इतनी औकात नहीं कि वो युवान सिंह राठौर की रेप्यूटेशन पर हाथ डाल सके, इसका हर्जाना तो तुम्हें देना ही पड़ेगा मिस काहिरा। युवान काहिरा के नाम को इतनी नफरत के साथ लेता है कि बता रहा हो, अब तुम्हारी खुशियां छीनने में ज्यादा वक्त नहीं है। युवान अपनी सिगरेट को अपने लेदर शूज से मसलते हुए एक वाइन की बोतल खोल अपने मुंह से लगा लेता है और एक ही सांस में पीने लगता है। इधर सुकून हाउस में काहिरा भी अपने बेड पर बाहें फैलाए आज सुबह के इंसिडेंट के बारे में याद कर रही थी। उसे पता नहीं क्यों ये बात कर रही थी कि आखिर उसने युवान को सबक सिखाने के लिए किस ही क्यों किया। वो चाहती तो कुछ और भी कर सकती थी, युवान को दूसरे तरह से भी जलील कर सकती थी, पर नहीं, उसने बस एक तरीका अपनाया, वो था किस। काहिरा को खुद पर ही गुस्सा आ रहा था। वो अब कैसे भी करके एनजीओ को युवान से बचाना चाहती थी, क्योंकि वो इतनी भी बेवकूफ़ नहीं थी कि उसे ये ना समझ आए कि शेर के मुंह से निवाला छीनकर उसके सामने नाचने से शेर अपना भूख नहीं भूल जाता। काहिरा युवान को काफ़ी अच्छी तरह जानती थी। अरे वो क्या, पूरा इंडिया जानता था कि युवान सिंह राठौर किस बला का नाम है। उसे यही डर लग रहा था कि कहीं युवान उससे बदला लेने के लिए उसके अपनों को नुकसान न पहुंचाए। यही सब सोचते सोचते काहिरा की आंख लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी सी पुरानी हवेली में एक 30 साल का लड़का, जिसने एक डार्क ब्लू कलर की पैंट पहनी हुई थी और उसकी अपर बॉडी पूरी तरह से बेलिबास थी, जिससे कि उस लड़के के बाइसेप्स बड़े ही सेक्सी तरीके से शो हो रहे थे। बालों को जेल से बड़ी तरकीबी से सेट किया हुआ था। वो लड़का खुद को मिरर में देखते हुए अपने निचले होठ को अपने अंगूठे से मसलते हुए बोला, राणा ठाकुर की बेइज्जती हो और राणा ठाकुर कुछ ना करे, ऐसा कैसे हो सकता है। और फिर मिरर के दोनों साइड अपने हाथ रख मिरर पर झुककर अपनी आंखें छोटी कर बोलता है, राणा ठाकुर उस तबाही का नाम है जो लोगों को तबाह भी कर देता है और पता तक चलने नहीं देता। और फिर अपनी एक आईब्रो उठाते हुए बोला, अब देख तेरे उस मटर के दाने जैसा घर और तेरे गुरूर को कैसे तोड़ता है ये राणा ठाकुर। इतना बोल राणा ठाकुर शैतानों की तरह हंसने लगता है और फिर अपने बगल में रखे शहद के बॉक्स को उठाकर मिरर में खुद को देखते हुए अपनी टंग बाहर निकल उस पर शहद गिराने लगता है और शहद धीरे धीरे उसकी जीभ से फिसलते हुए उसकी ब्रॉड चेस्ट पर गिरने लगता है, जिससे उसकी हॉटनेस में और चार चांद लग रहे थे। तभी उसके रूम का डोर खोल एक लड़की अंदर आती है, जिसने एक रेड कलर का वन पीस ड्रेस वेयर किया हुआ था, जिसका नेक काफी डिप था, जिससे उसकी आधे से ज्यादा बॉडी रिवील होकर बाहर दिख रही है। राणा ठाकुर मिरर से ही डोर की ओर देखता है और उस लड़की को देख एक टेढ़ी मुस्कान मुस्कुराता है, जिसे देख इस लड़की के फेस की स्माइल और भी कातिलाना हो जाती है और वो रूम का डोर बंद कर बड़े ही अदाओं के साथ चलकर राणा के पास आती है और एक नज़र राणा के फेस को देख झुककर उसके चेस्ट पर गिरते शहद को अपनी टंग से लीक करती है।
राना उस लड़की की हक पर शैतानी मुस्कुराहट मुस्कुराने लगता है और फिर शहद की बोतल को वही टेबल पर रख उस लड़की के बालों को पीछे से पकड़ अपने सामने करता है और बिना कोई रिएक्शन दिए उस लड़की के होठों पर होठ रख काफी रिफली किस करने लगता है। वो लड़की भी अपनी आंखें बंद कर राना के गले में बाहें डाल झूलते हुए किस बैक करने लगती है। राना उसे वैसे ही बिना किस ब्रेक किए धकेलते हुए बेड तक लाता है और उसके ऊपर आते हुए उससे और भी वाइल्डली किस करने लगता है और उसके हाथ उस लड़की के बदन के चारों तरफ रेंग रहे थे और साथ ही साथ उस लड़की के बदन से उसके कपड़ों को एक एक अलग कर आज़ाद कर रहे थे। वही वो लड़की भी अपने हाथों को कभी राना के पीठ पर फेरती तो कभी अपनी उंगलियों को उसके बाल में उलझाकर सुलझाती तो कभी अपने नाखूनों को उसके कंधों पर गड़ा देती। दोनों ही एक दूसरे में खो चुके थे। अब तक दोनों के कपड़े बैग के नीचे एक दूसरे में उलझ चुके थे और बेड पर राना और वो लड़की। तभी राना अपना हाथ बढ़ाकर रूम की लाइट्स ऑफ कर देता है और अब उस रूम में सिर्फ गर्म सांसों और सिसकियां के लेने की आवाज़ें गूंज रही थी। ये सिसकियां देर रात तक दोनों के दिलों की धड़कनें बढ़ाए हुई थी। अंडस्को अंडस्को अंडस्को। अगली सुबह सुकून हाउस में किचन से किसी के जोर जोर से छींकने की आवाज़ आती है। धैर्या जो कि अंगड़ाई लेते हुए हॉल में आ रही थी वो छींक की आवाज़ सुन बोलती है, ओह तेरी महारानी पर फिर से सुपर शेफ बनने का भूत सवार हो गया। और फिर रोनी सूरत बनाकर बोलती है, ओह गॉड इतना जुल्म हमारे साथ ही क्यों, आखिर हमने कौन सी आपकी डिशें चुरा कर खा ली हैं जो आज सुबह सुबह भूख हड़ताल करवाने वाले हो हमारी। तभी आन्या भी रेडी होकर बाहर आती है और धैर्या को ऐसे मुंह बनाए खड़ा देख पूछती है, तुझे क्या हो गया, इतनी सुबह तेरी बैटरी डिस्चार्ज कैसे हो गई। तभी जोर से किसी बर्तन के गिरने की आवाज़ आती है जिसे सुन आन्या अपनी सांसें रोक आंखें बड़ी कर किचन की ओर देखने लगती है और फिर अपना सलाइवा गले से नीचे उतारते हुए धैर्या को देखती है जो उसे ही अपनी रोनी सूरत बनाए देख रही थी। तभी एक बार फिर से बर्तन और छींकने की आवाज़ एक साथ सुनाई देती है। आन्या और धैर्या एक साथ उस ओर भागते हैं। धैर्या और आन्या जैसे ही किचन में पहुंचते हैं वैसे ही उनकी हंसी छूट जाती है और वो दोनों एक दूसरे को हाई फाई देते हुए हंसने लगती हैं। किचन में काहिरा के ऊपर पूरा का पूरा आटा गिरा हुआ था। वो ऊपर से लेकर नीचे तक आटे में सनी हुई थी। धैर्या और आन्या को हंसते देख काहिरा मुंह फुला लेती है और अपने हाथों में आटा बटोर उन दोनों की ओर दौड़ पड़ती है और फिर काहिरा आओ देखती है नताव और धैर्या और आन्या के हंसते हुए मुंह पर आटा दे मारती है। धैर्या और आन्या का हंसना बंद हो जाता है और वो दोनों अपनी आंखें बंद कर अपने मुंह से आटा उड़ाने लगती हैं, जिसे देख काहिरा अपना पेट पकड़कर हंसने लगती है। आन्या गुस्से में अपनी आंखें खोल काहिरा पर भड़कते हुए बोलती है, ये क्या बेहूदगी है काहिरा, मुझे एंगेजमेंट पार्टी की तैयारी के लिए जाना था। तो काहिरा अपने हाथ झाड़ते हुए बेफिक्री से बोलती है, हाँ तो तुम दोनों ने मुझ पर हंसा, ये उसकी सजा है तुम्हारी। तो धैर्या और आन्या एक दूसरे को देखती है और फिर जल्दी से किचन में जाकर बाकी सभी चीजें काहिरा के ऊपर फेंकने लगती। तो काहिरा भी उस पर कभी टमाटर फेंकते तो कभी बेलन। कुछ ही देर में पूरे किचन का नक्शा बिगड़ चुका था और फिर तीनों एक दूसरे को देख हंसने लगती हैं। हंसने के बाद तीनों वापस अपने अपने रूम में रेडी होने चली जाती हैं। 1 घंटे बाद सब रेडी होकर ऑर्डर किया हुआ ब्रेकफास्ट करते हैं क्योंकि उन तीनों में से किसी को भी खाना बनाने नहीं आता था। उस वजह से वो आने किचन को एक्सपेरिमेंट लैब बना कर रखती थी। सब अपना ब्रेकफास्ट कर सुकून हाउस को लॉक कर निकल जाते हैं। धैर्या अपने कॉलेज के लिए निकल जाती है और आन्या काहिरा के साथ अपने टीम के पास जा रही थी। काहिरा और आन्या हंसते मुस्कुराते बातें करती जा ही रही थी, तभी काहिरा की बुलेट एक लैम्बोर्गिनी से जा टकराती है जिससे काहिरा और आन्या गिर जाती हैं। काहिरा खुद को संभाल कर उठती है और आन्या को भी उठने में हेल्प करती है और फिर काहिरा कार की तरफ दिखती है। तभी कार से बाहर कोई आता है जिसे देख काहिरा की आंखें छोटी छोटी हो जाती हैं। कार की ओर देखते ही काहिरा की आंखें छोटी छोटी हो जाती है और फिर काहिरा मुंह बनाते हुए बाहर आए इंसान को देख बोलती है, अबे छिलके, तेरे बॉस को छिला तो क्या वो कम था जो अब तू भी यहाँ मुझसे छिलने के लिए मुझसे पंगे लेने आ गया। तो शान जो डर से कभी काहिरा को देखता तो कभी कार में बैठे युवान को जिसका पूरा ध्यान अपनी कॉन्फ्रेंस मीटिंग में था। तो काहिरा शान को देख फिर से बोलती है, अच्छा कोई बात नहीं, आज मेरा पंगे लेने का कोई मूड नहीं है तो तू जा सकता है। तो वहीं आन्या काहिरा को देख पूछती है, ये कौन है। तो काहिरा टेढ़ी मुस्कान के साथ बोलती है, युवान सिंह राठौड़ का राइट हैंड। काहिरा की बात सुन आन्या शान को ऊपर से नीचे तक स्कैन करने लगती है। वही शान तो आन्या की नज़र को खुद पर भांप कर अनकंफर्टेबल फील करने लगता है।
तभी युवान अपनी मीटिंग ओवर कर जैसे ही अपना सर उठता है तो उसे अपनी कार रुकी हुई फील होती है। तो वो बाहर देखता है और इत्तेफाक से उसकी नज़र काहिरा पर पड़ती है, जो अपनी बुलेट को खड़ा कर शान से मस्त बातें कर रही थी। काहिरा को देख युवान की आंखें छोटी हो जाती हैं और वो अपनी कार का डोर ओपन कर बाहर आता है। युवान अपने आंखों पर गॉगल्स लगाते हुए शान से पूछता है, What happened शान? Is there any problem? ये सब बोलते वक्त युवान की नज़र काहिरा पर टिकी हुई थी और काहिरा भी युवान की आंखों में आंखें डालकर उसे ही देख रही थी। वही शान युवान की बात सुन हकलाते हुए बोलता है, बॉस वो इनकी बाइक हमारी कार से हिट हो गई थी तो युवान शान की बात को बीच में काटे हुए बोला, सो वॉट, इसमें कौन सी बड़ी बात है, जो नुकसान हुआ है उसका डबल पैसा इनके मुंह पर मारो और दफा करो यहाँ से, हमें और भी बहुत काम है। शान की नज़र तो काहिरा पर थी जिसका पारा हाई लग रहा था। वहीं आन्या का भी हाल कुछ ऐसा ही था। एक वक्त के लिए तो आन्या का दिल भी युवान की पर्सनालिटी पर फिसल गया था, पर उसकी कही बात पर आन्या को उसे धोबी के कपड़े की तरह धोने का मन कर रहा था। युवान शान को देख एक बार फिर अपनी सख्त आवाज में बोलता है, What are you waiting for now? वही काहिरा अपने आसपास नज़र दौड़ती है और उसकी नज़र थोड़ी दूर पर खेल रहे बच्चों पर पड़ती है। काहिरा बिना किसी देरी के उन बच्चों की ओर बढ़ जाती है। युवान, शान और आन्या की नज़र काहिरा पर ही थी। तभी युवान शान को अपनी एरोजेंट वॉइस में बोलता है, इसे पैसे दो और दफ़ा करो, कम ऑन फास्ट। शान युवान की बात सुन अपना सिर झुकाकर यस बॉस बोलता है। वही आन्या अपने दांत पिसते हुए युवान को 1000 गलियां दे रही थी। इतना बोल युवान अपनी कार में बैठने जाता है कि तभी एक जोरदार धमाका होता है। सबके सब अपनी आंखें बाहर निकाले आवाज़ की डायरेक्शन में देखते हैं तो उनकी आंखें तो ज़मीन पर आने को तैयार हो जाती हैं। वहीं युवान की आंखों अंगारे जलने लगते हैं। युवान अपनी लाल हो चुके आंखों से काहिरा को देखता है और अपने दांत पीसते हुए लगभग दहाड़ते हुए बोलता है, What nonsense, how dare you? तो काहिरा, जिसने युवान की कार के विंडस्क्रीन पर एक जोरदार बेट दे मारा था, वो युवान की बात सुन टेढ़ी स्माइल करते हुए कार के पीछे जाती है और एक बार फिर बेट को घुमाकर कार की बैक विंडस्क्रीन पर दे मारती है। अब तो युवान की आंखों में खून उतर आया था। वही काहिरा की दबंगई देख आन्या सिटी बनाते हुए उसके लिए हुडिंग करने लगती है। आन्या सिटी बजाते हुए बोलती है, ये मेरी शेरनी। तो काहिरा आन्या को देख अपने बाल झटकते हुए बोलती है, थैंक यू जान, और फिर युवान को देखती है और उसकी कार की तरफ इशारा कर बोलती है, ऐसे हुई हिम्मत मेरी आपकी झमक छल्लों का दिल तोड़ने की। युवान जैसे ही काहिरा की ओर बढ़ता है कि तभी काहिरा मुंह बनाते हुए बोलती है, ओहो प्लीज़, मुझे ना अभी आपसे पंगे लेने का मूड नहीं है, तो प्लीज़ कभी और फिर थोड़ा सा टेढ़ा झुककर शान को देख बोलती हैं, ओए हॉटी, जो पैसे तुम मुझे देने वाले थे ना, उससे तुम अपने बॉस की इस चमक छल्लों को ठीक करवा लेना, ओके। और फिर शान को देख अपनी दोनों आंखें काफ़ी क्यूट तरीके से विंक करती है, जिसे देख शान को खांसी आने लगती है। काहिरा युवान को देख बोलती हैं, च कोई बात नहीं, वैसे भी अब जब आप मेरे एनजीओ पर अपना घर नहीं बसा सकते तो फिर उन्हीं पैसे से एक नई कार खरीद लेना। और मुंह बनाते हुए बोलती हैं, और वैसे भी काफ़ी पुरानी हो गई थी, इसलिए तोड़ दी। युवान इस वक्त इतने गुस्से में था कि उसकी नसें तक बाहर दिखने लगी थी। वो गुस्से में अपने एक एक शब्द पर जोर देते हुए बोलता है, तुम खुद को समझती क्या हो? तुम जानती नहीं हो कि तुम किस आग से पंगा ले रही हो? मैं चाहूँ तो एक झटके में तुम्हें खत्म कर सकता हूँ। तो काहिरा युवान की आंखों में देखते हुए बेखौफ बोलती हैं, मैं खुद को काहिरा समझती हूँ, और वैसे भी मुझे आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, वो आप हैं जो हर वक्त पैसों का गुरूर दिखाते हैं। और रही बात खत्म करने की, तो काहिरा अपना वजूद खत्म होने से नहीं डरती। शान तो अपनी आंखें फाड़े सामने का नज़ारा देख रहा था, क्योंकि आज पहली बार युवान किसी को सिर्फ सह रहा था। तभी आन्या टाइम देखते हुए बोलती है, यार काहिरा, मुझे लेट हो रहा है, तू बाद में तोड़ फोड़ मचा लेना, अभी चल। तो काहिरा आन्या को देख बोलती है, हाँ आई। और फिर युवान को देख बोलती है, सो बाय बाय मिस्टर एरोगेंट, आप जब चाहे तक मेरा वजूद मिटा सकते हैं, पर मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट उसे कभी हाथ मत लगाएगा वरना जल जाएंगे। और फिर तिखी मुस्कान के साथ युवान को देखते हुए आन्या की ओर बढ़ जाती है और अपनी बुलेट को स्टार्ट कर निकल वहां जाती है। कुछ दूर जाते ही काहिरा पीछे मुड़कर शान को आवाज़ लगाकर बोलती है, बाय बाय हॉटी, फुर्सत मिले तो आओ कभी हवेली पर। और शान को देख अपनी एक आंख विंक कर देती है, जिसे देख शान हड़बड़ा कर इधर उधर देखने लगता है और काहिरा हंस देती है।
युवान तो शान को ऐसे देख रहा था जैसे आज वो उसकी सारी हॉटनेस का जैम बनाकर बिना टोस्ट पर लगाए खा जाएगा। तभी एक दूरी कार आती है और शान अपनी जान बचाने के लिए जल्दी से उसका डोर ओपन कर रिस्पेक्टफुल्ली युवान को बैठने का बोलता है। युवान अभी भी शान को अपनी खा जाने वाली आंखों से घूरते हुए कार में बैठ जाता है और शान भी पैसेंजर सीट पर बैठ कंपनी के लिए निकल जाता है। काहिरा आन्या को उसकी लोकेशन पर ड्रॉप कर देती है और खुद भी एनजीओ के लिए निकल जाती है। काहिरा जब एनजीओ पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि आज उसे एनजीओ के डोनेशन के लिए मीटिंग में जाना है, तो काहिरा सारे काम जल्दी जल्दी खत्म करने लगती है। वही युवान की मीटिंग अब खत्म हो गई थी और वो अपनी कैबिन में बैठा कुछ इम्पोर्टेंट फाइल देख रहा था। तभी उसके कैबिन का डोर नॉक होता है और शान अंदर आता है। शान अपना सर झुकाए बोलता है, बॉस आज शाम मुंबई जाने की सारी तैयारियां हो गई है। तो युवान उसकी बात सुन अपने ठंडे लहजे में बोलता है, देन यू कैन गो नाउ। युवान की बात सुन शान मुंह बनाते हुए सोचता है, इनका डेविलपन सिर्फ हम जैसे इनोसेंट लोगों पर ही चलता है, बाकी काहिरा जी तो इनकी सारी अकड़ निकल देती है हो। और फिर काहिरा को याद कर शान के गाल लाल हो जाते हैं। शान को ऐसे शर्माते देख युवान अपनी एक्सप्रेशन लेस से उसे घूरते हुए बोलता है, वॉट, उद्धरण चिन्ह। तो शान हड़बड़ाते हुए बोलता है, नथिंग बॉस। तो युवान गुस्से में भड़कते हुए बोलता है, तो फिर यहाँ खड़े होकर मेरा मुंह क्या देख रहे हो, दफ़ा हो यहाँ से। युवान की बात सुन शान अपना सर झुकाए बोलता है, ये इस बॉस। और वहां से ऐसा गायब होता है जैसा अलादीन का चिराग। यही युवान वापस से अपने काम में लग जाता है। काहिरा भी अब तक अपनी मीटिंग के लिए निकल चुकी थी। शाम का वक्त, काहिरा अपनी मीटिंग खत्म कर बाहर आती है तो उसके चेहरे पर खुशी थी। तभी काहिरा के फ़ोन पर आन्या का कॉल आता है। काहिरा खुशी खुशी कॉल रिसीव कर बोलती है, हाँ जाना, बोल क्या हुआ। तो आन्या बोलती है, काहिरा आज मुझे थोड़ा लेट हो जाएगा घर आने में, तो तुम सब टेंशन मत लेना, ओके। तो काहिरा पूछती है, क्यों, तुझे लेट क्यों हो जाएगा। तो आन्या उसे बताती है, अरे आज जिस क्लाइंट की बैचलर पार्टी थी उन्होंने हम सभी वर्कर्स को पार्टी में इनवाइट किया है, तो मुझे लेट हो जाएगा। आन्या की बात सुन काहिरा अपनी आंखें घुमाते हुए बोलती है, अच्छा ठीक है, तू एंजॉय करना और है अपना ख्याल रखना। अच्छा चल बाय, मुझे एनजीओ जाना है। तो आन्या स्माइल करते हुए बोली, ओके चल बाय। इतना बोल दोनों कॉल कट कर देती हैं। काहिरा स्माइल करते हुए अपनी बुलेट की ओर बढ़ती है कि तभी कोई पीछे से उसके मुंह पर हाथ रख देता है और एक इंजेक्शन काहिरा के गले पर लगा देता है। इंजेक्शन के लगते ही काहिरा बेसुध बेहोश होकर झूल जाती है। काहिरा के बेहोश होते ही वो आदमी काहिरा को उठाकर अपनी कार में बैठता है और खुद भी कार में बैठ वहां से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ अन्या सभी कलिंग्स के साथ बैठ बातें कर रही थी कि तभी एक वेटर सब के लिए जूस और कुछ ड्रिंक्स लेकर आता है। जितने भी मेल वर्क्स थे उन सभी ने सॉफ्ट ड्रिंक ली और जितनी भी फीमेल वर्क्स थी उन्होंने जूस लिया। सब बातें करते हुए अपना अपना ड्रिंक कर रहे थे। तभी अचानक से आन्या को अपनी बॉडी में पसीने छूटने जैसा फील होता है। आन्या को लगता है शायद ये गर्मी की वजह से है, जिस वजह से वो खुद को रिलैक्स करने लगती है। जब आन्या से कंट्रोल नहीं होता तो वो सबको एक्सक्यूज कर होटल के ही एक रूम में चली जाती है जिसे पार्टी के ऑर्गेनाइजर ने बुक किया था। आन्या रूम का डोर जैसे ही ओपन करने को होती है कि कोई अचानक से उसे अपनी गोद में उठाकर दूसरे रूम में फेंक देता है। आन्या इस वक्त पूरी तरह पसीने से भीगी हुई थी। उसकी आंखें मदहोशी की वजह से बंद हो रही थी, पर फिर भी आन्या खुद को जबरदस्ती सामने देखने के लिए मजबूर कर रही थी। जो लड़का आन्या को जबरदस्ती दूसरे रूम में लाया था वो आन्या के करीब आते हुए बोलता है, कहा था ना बेबी, मैं वापस जरूर आऊंगा। और फिर आन्या को अपनी गोद में उठाकर बेड पर लेटा देता है। आन्या अब तक पूरी तरह भीग चुकी थी। इसके कपड़े उसके बदन पर चिपक चुके थे। वो लड़का रूम का टेम्परेचर फिक्स करता है और फिर एक नज़र आन्या को देखता है जो अपने कपड़े निकालने की कोशिश कर रही थी। वो लड़का आन्या के बिल्कुल करीब आता है और उसके फेस पर अपनी उंगलियां घुमाते हुए बोलता है, बेबी नाउ यू आर हॉटर देन एवर। पर आन्या उस लड़के की बात सुन कुछ नहीं बोलती। कुछ देर आन्या की परफेक्ट बॉडी निहारने के बाद वो लड़का आन्या को अपनी गोद में उठाकर वॉशरूम की ओर बढ़ जाता है और ले जाकर शावर के नीचे खड़ा कर देता है। और जैसे ही वो लड़का आन्या से दूर होने वाला होता है कि तभी आन्या उसका कॉलर पकड़ अपनी ओर खींच लेती है। वो लड़का संभाल नहीं पाता और वो सीधा आन्या के ऊपर आ गिरता है। लड़के का हाथ हैंडल पर लग जाता है जिससे शावर का ठंडा पानी दोनों पर गिरते हुए दोनों के शरीर को भिगो रहा था। आन्या की रेड ड्रेस उसके जिस्म से पूरी तरह से चिपक चुकी थी।
जिससे आन्या की बॉडी उस लड़के के सामने शो हो रही थी, जिसे देख वो लड़का अपना सलाइवा अपने गले से नीचे उतारते हुए आन्या को देख रहा था। वो लड़का अपनी बॉडी में टेम्परेचर बढ़ाता हुआ फील करता है। भीगने की वजह से उस लड़के की वाइट शर्ट भी भीगकर उसकी बॉडी से चिपक चुकी थी, जिस वजह से उसके सिक्स एब्स काफी अट्रैक्टिव वे में शो हो रही थी। आन्या आगे बढ़कर अपने दोनों हाथ उस लड़के के गले में डाल देती है और अपने गर्म होठों को उसकी गर्दन पर घुमाने लगती है। आन्या अपनी बेकाबू हो चुकी सांसों को संभालते हुए बोलती है, प्लीज हेल्प मी। आन्या के इतना कहते ही वो लड़का आन्या को वॉल से चिपका देता है और अपने होठों को आन्या के गले पर रख किस करने लगता है। उस लड़के का एक हाथ वॉल से टेक लगाए हुए था तो वही दूसरा हाथ आन्या के जिस्म को महसूस करने में लगा हुआ था। वो लड़का आन्या के मुलायम होठों से अपने ठंडे होठों को जोड़ देता है और धीरे धीरे वो आन्या के होठों को पूरी शिद्दत और तमन्ना से महसूस करने लगता है। आन्या भी उस लड़के के किस में पूरा साथ दे रही थी। धीरे धीरे दोनों किस बिल्कुल पैशनेट होती गई। वो लड़का धीरे धीरे वाइल्ड हो रहा था। उसके हाथ आन्या के पूरे बदन पर सांप की तरह रेंग रहे थे। आन्या के हाथ उस लड़के की शर्ट को आज़ाद करने की कोशिश में लगे थे। आन्या के हाथ बार बार उस लड़के के मस्कुलर बॉडी चेस्ट पर टच कर रहे थे। वो लड़का एक झटके में आन्या की ड्रेस के जिप को खींचकर खोल देता है और उसकी ड्रेस को उसके कंधे से सरका कर बेतहाशा उसे महसूस करने लगता है। शावर के नीचे खड़े होने पर भी आन्या और उस लड़के के शरीर से पसीने की बूंदें फिसल रही थीं। आन्या और वो लड़का पूरी तरह से खुद में डूबते चले जा रहे थे। दोनों में से किसी को भी ये एहसास नहीं था कि दोनों एक दूसरे से अनजान हैं। नहीं, बल्कि सिर्फ इस वक्त आन्या उस इंसान से अनजान थी, वरना वो इंसान आन्या की हर एक उठती सांसों तक से रूबरू था। आन्या के इतनी मदहोशी भरी आवाज़ें सुन वो लड़का और भी ज्यादा पागल होते जा रहा था और बिना एक पल गवाए वो आन्या की ड्रेस को उससे रिहा कर देता है। आन्या ऐसा होते ही आन्या खुद को उस लड़के की आगोश में भरा लेती है और खुद से ही उसके करीब जाने लगती है। वही वो लड़का आन्या के नेक को अपने होठों से छूते हुए बोलता है, बेबी आई फाइनली फाउंड यू। इतना बोल वो लड़का आन्या के गले पर किस करते हुए ही उसे अपनी गोद में उठा लेता है और बेडरूम में लेकर बेड पर लेटा देता है और एक झटके के साथ आन्या के बाकी बचे कपड़ों को भी निकल कर उसे आज़ाद कर देता है और फिर खुद के कपड़ों को रिहा करते हुए अपने होठों को आन्या के होठों से जोड़ देता है। वो लड़का आन्या को काफ़ी रफली किस कर रहा था, जैसे वो उसे किसी बात की सज़ा दे रहा हूँ, पर आन्या तो इस वक्त पूरी तरह मदहोशी में डूबी हुई थी। कुछ मदहोशी उसे दी गई ड्रग्स की थी तो कुछ मदहोशी उस लड़के की मौजूदगी के एहसास की थी। वो लड़का आन्या के साथ कभी पोलाइट होता तो कभी अचानक से अजीब सा बिहेव करने लगता। धीरे धीरे उस लड़के के लिबों ने ना जाने कितने ही बार आन्या को महसूस किया हूँ। आन्या के ऐसे किस करने से जब उस लड़के से कंट्रोल नहीं होता तो वो आन्या को पलटकर खुद को उससे बिल्कुल करीब हो जाता है। धीरे धीरे पूरे रूम में दोनों की सांसें और सिसकियों की आवाज़ें गूंजने लगती हैं। प्रयागराज के सबसे खाली इलाके में वही एक खंडहर जैसे विला के बीचों बीच व्हाइट एंड रेड कलर कॉम्बिनेशन में शादी का मंडप सजा हुआ था। पंडित जी बैठे अग्निकुंड में मंत्रों उच्चारण के साथ घी डाल रहे थे। तभी किसी की ऊंची आवाज आती है, लाओ बे हमारी अर्धांगिनी को। उस आवाज को सुन एक हट्टा कट्टा नौजवान अपना सिर झुकाते हुए बोला, जी ठाकुर साहब अभी लाते हैं। इतना बोल वो आदमी वहां से चला जाता है। करीब 10 मिनट बाद गोल्डन व्हाइट विथ रेड ग्रीन कॉम्बिनेशन के लहंगे में फुल हैवी ब्राइडल मेकअप और भारी भारी ज्वेलरी में सजी सवारी काहिरा आती है, जो इस वक्त बेहोश थी। काहिरा दुल्हन के लिबास में आज पूरी की पूरी कयामत लग रही थी। काहिरा को देख ठाकुर साहब यानी कि राणा ठाकुर के चेहरे पर शैतानी हंसी आ जाती है। वो अपनी हवस भरी आंखों से काहिरा को ऐसे देख रहा था जैसे वो काहिरा को बिना कपड़ों के देख रहा हो। तभी पंडित जी बोलते हैं, जजमान कृपया थोड़ा जल्दी करें, हमें दूसरी शादी में भी जाना है। पंडित जी की बात सुन राणा ठाकुर उन्हें घूर कर देखता है, जिसे देख पंडित जी की धोती ढीली पड़ जाती है। राणा ठाकुर अकड़ के साथ बोलता है, लाओ बे नागिन को। राणा ठाकुर के बोलते ही जिन ब्यूटिशियंस ने काहिरा को तैयार किया था वो काहिरा को पकड़कर संभालते हुए मंडप में राणा ठाकुर के बगल में बैठा देती हैं। काहिरा किस वक्त बैठने के भी होश में नहीं थी, इसलिए एक ब्यूटिशियन काहिरा को पकड़कर वहीं बैठ जाती है। राणा ठाकुर अपनी उसी अकड़ के साथ बोलता है, ओए पंडित अब चल ना करा, शादी क्या मक्खी मार रहा था। राणा ठाकुर के बोलने से पंडित जी हड़बड़ा जाते हैं और जल्दी जल्दी मंत्र पढ़ने लगते हैं। फ्रेंड्स, अब यहाँ तो मैं आप सबको मंत्र नहीं बताऊंगी क्योंकि असली शादी का मज़ा अभी नहीं है, तो प्लीज़
तभी जिस ब्यूटिशियन ने काहिरा को पकड़ा हुआ था उसे डर के मारे प्यास लगने लगती है, तो वो दूसरी ब्यूटिशियन को इशारा कर पानी मांगती है। तो वो दूसरी ब्यूटिशियन जल्दी से उसे पानी देती है। पहली ब्यूटिशियन उसके हाथ से पानी का ग्लास लेकर पानी पीने लगती है। तभी अचानक से काहिरा को होश आने लगता है, जिससे काहिरा का हाथ उस ब्यूटिशियन के ग्लास पर लग जाता है और ग्लास का पूरा पानी काहिरा के ऊपर गिर जाता है। काहिरा को भीगा हुआ देख राणा ठाकुर गुस्से में उस ब्यूटिशियन पर बिफर पड़ता है। ए लड़की अंधी है क्या, दिखाई नहीं देता? वही वो ब्यूटिशियन डर के मारे कांपने लगती है। तभी काहिरा को भी होश आ जाता है, पर अभी उसके गर्दन में दर्द हो रहा था। काहिरा अपने गर्दन पर हाथ रख चारों ओर देखती है और समझने की कोशिश करती है कि आखिर उसके साथ हुआ क्या था। तभी काहिरा की नज़र राणा ठाकुर पर जाती है, जो उसे ही देख राक्षसों की तरह मुस्कुरा रहा था। काहिरा अपनी धुंधली आंखों से चारों ओर देखती है तो उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। वो गुस्से में चीखते हुए उठती है, कमीने तेरी हिम्मत कैसे हुई पीठ पीछे वार करने की? काहिरा जैसे ही उसकी ओर हाथ बढ़ाती है कि तभी उसके आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और वो लड़खड़ा जाती है। काहिरा को ऐसे देख राणा ठाकुर खड़ा होता है और उसे देख हंसते हुए बोलता है, उफ, ये नागिन तो हर वक्त डसने को तैयार बैठी है। इतना बोल राणा ठाकुर अपने हाथ से काहिरा के गाल को छूने के आगे बढ़ता है, पर काहिरा उसका हाथ पकड़कर मोड़ देती है और गुस्से में गरजते हुए बोलती है, ये नागिन डसना भी जानती है। काहिरा ने राणा ठाकुर का हाथ इतनी ताकत से मोड़ा था कि राणा ठाकुर दर्द से तड़प उठता है और अपनी दर्द भरी आवाज में गुस्से के साथ अपने आदमियों को देख बोलता है, अबे सालो मेरा मुंह क्या देख रहे हो, पकड़ो इससे। राणा की बात सुन जैसे ही सारे आदमी काहिरा की ओर बढ़ते हैं कि तभी काहिरा अग्निकुंड से एक जलती हुई लकड़ी उठाकर उन सभी को अपनी खा जाने वाली आंखों से घूरते हुए बोलती है, मरना है तो आओ आगे। पर तभी राणा ठाकुर खुद को छुड़ाकर काहिरा की ओर मुड़ता है और उसका हाथ पकड़कर मोड़ते हुए खुद के करीब करते हुए बोलता है, बहुत गर्मी है ना तेरे अंदर, चल आज तेरी गर्मी उतारता हूँ। काहिरा पर अभी भी नशे की सुई का असर था, जिस वजह से वो राणा ठाकुर से लड़ नहीं पा रही थी। पर फिर भी काहिरा अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर अपने घुटने को मोड़ राणा ठाकुर के प्राइवेट पर मारती है और उसे धक्का देकर भागने लगती है। काहिरा को अपनी पूरी बॉडी में कमजोरी फील हो रही थी, जिस वजह से काहिरा को पसीने आने लग रहे थे और ऊपर से हैवी ज्वेलरीज और लहंगे की वजह से उससे भागा नहीं जा रहा था। वही काहिरा को भागता देख राणा ठाकुर के आदमी भी उसके पीछे भागते हैं। काहिरा को दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वहां था तो बस एक सुनसान इलाका जहां सिर्फ शांति ही शांति थी। काहिरा दौड़ते हुए हाईवे के थोड़े करीब आ गई थी। तभी वहां 4-5 ब्लैक कार आकर रुकती हैं और वही एक चॉपर भी आकर रुकता है। काहिरा दौड़ते दौड़ते थक चुकी थी, उसमें उतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उठकर उन सब गुंडों का सामना कर सके। तभी काहिरा किसी की बाहों में झूल जाती है। तब तक वहां राणा ठाकुर और उसके गुंडे भी आ पहुंचते हैं। राणा ठाकुर अपनी हाफ्ती पर गुस्से भरी आवाज में बोलता है, अबे ये लड़की को हमें दे। तभी युवान अपनी ठंडी आवाज में बोलता है, और नहीं दिया तो। युवान की बात सुन राणा ठाकुर उसे घूर कर देखता है और अपने आदमियों को इशारा करता है, तो उसके आदमी युवान के ओर भागते हैं, पर वो सब युवान के पास पहुंच नहीं पाते उससे पहले ही शान अपने बॉडीगार्ड्स के साथ उनके सामने आ जाता है। वही काहिरा के कानों में जब युवान की आवाज पड़ती है तो वो अपनी धुंधली आंखों को खोल उसे देखती है। युवान को देख काहिरा को हिम्मत मिलती है, पर तभी युवान काहिरा को अपनी गोद में उठाकर मंडप की ओर बढ़ जाता है। यहाँ शान अपने गार्ड्स को संभालने का बोल युवान के पीछे जाता है। युवान काहिरा को मंडप में उतार पानी पिलाता है, जिससे काहिरा को थोड़ा बेटर फील होता है। वही शान अपनी आंखें फाड़े युवान को किसी लड़की की केयर करता देख रहा था। तभी युवान काहिरा का हाथ पकड़ मंडप में बैठते हुए काहिरा से बोलता है, युवान सिंह राठौड़ कभी किसी से बिना मतलब के मतलब नहीं रखता और ना ही पीठ पीछे वार करता है, और फिर काहिरा के साथ जबरदस्ती शादी करने लगता है। काहिरा इस वक्त इंजेक्शन के नशे में थी, जिस वजह से उसे बस सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था, पर हाँ उसे इतना पता था कि युवान उससे शादी कर रहा है। शादी होते देख काहिरा के होठों पर एक शैतानी मुस्कान बिखर जाती है, पर ये मुस्कान काहिरा काफी जल्दी छुपा भी लेती है। वही शान सन होकर सामने के नज़ारा देख रहा था, उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका बॉस शादी कर रहा है। पंडित जी मंत्र पढ़ते हुए शादी की सभी विधियां करा रहे थे। शान युवान के इशारे पर उन दोनों का गठबंधन करता है। तभी पंडित जी बोलते हैं, जजमान कन्या के गले में अपने नाम का मंगलसूत्र पहनाए।
पंडित जी की बात सुन युवान अपने गले से एक गोल्डन चेन निकलता है जो कि काफी पतली थी और फिर उसमें एक छोटी सी डायमंड रिंग डालता है। वो रिंग काफी छोटी थी और उसके चारों तरफ छोटे छोटे डायमंड लगे थे। युवान उस चेन और रिंग के कॉम्बिनेशन से बने मंगलसूत्र को काहिरा के गले में डाल देता है। तो फिर पंडित जी आगे बोलते हैं, जजमान अब कन्या की मांग में सिंदूर भरिए। युवान सिंदूर की डिब्बी से सिंदूर लेकर 5 बार काहिरा की मांग भरता है। युवान के सिंदूर भरते ही कुछ सिंदूर काहिरा की नाक पर आ गिरता है, जिसे देख काहिरा के फेस पर एक चमक आ जाती है। वही पंडित जी भी काहिरा के नाक पर गिरे सिंदूर को देख मुस्कुरा देते हैं और आगे बोलते हैं, जजमान अब आप दोनों फेरे के लिए खड़े हों। उनकी बात सुन युवान खड़ा हो जाता है, पर काहिरा से खड़ा नहीं हुआ जाता तो युवान उसे अपनी बाहों में भरते हुए फेरे लेना शुरू करता है। धीरे धीरे काहिरा और युवान 6 फेरे लेते हैं। अंतिम फेरे पड़ते ही पंडित जी मुस्कुराते हुए बोलते हैं, ईश्वर की असीम अनुकंपा से आज से बल्कि अभी से आप दोनों पति पत्नी हुए। इतना बोल पंडित जी अपना थैला लिए वहां से निकल जाते हैं। नोट डियर फ्रेंड, मुझे शादी से रिलेटेड रस्में नहीं पता है, तो आप सब अभी के लिए इनकी टशन वाली शादी को एडजस्ट कर लो प्लीज, क्योंकि अभी तो स्टोरी स्टार्ट हुई है। विंकिंग फेस विंकिंग फेस। पंडित जी के जाते ही युवान काहिरा को अपनी कार के पास लाता है और काहिरा को उसमें बैठाता है और एक ड्राइवर से बोल काहिरा को उसके घर ड्रॉप करने को कहता है। एक ड्राइवर काहिरा को सुकून हाउस छोड़ने के लिए निकल जाता है। वही शान के दिमाग में युवान की शादी का सीन चल रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके बॉस करना क्या चाहते हैं। काहिरा के जाते ही युवान भी अपनी चौपर में जाकर बैठ जाता है। इस पर शान को और बड़ा झटका लगता है। उसे लग रहा था कि शायद युवान आज नहीं जाने वाला, पर युवान तो काहिरा को यही छोड़ मुंबई जा रहा है। पर शान इसमें कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि उसमें इतनी ताकत नहीं कि वो अपने बॉस से कुछ पूछ सके। वो भी चुपचाप चौपर में बैठ जाता है और कुछ ही देर में युवान प्रयागराज को छोड़ काहिरा की परछाई से दूर मुंबई के लिए निकल जाता है। वही काहिरा को सुकून हाउस पहुंचते पहुंचते शाम के 7 बज चुके थे। काहिरा कार से बाहर आती है। काहिरा के बाहर आते ही कार बिना रुके वहां से चली जाती है। कार को जाता देख काहिरा के फेस पर डेविल स्माइल आ जाती है और वो टेढ़ी मुस्कान के साथ बोलती है, ओ पति देव अब कहाँ भागोगे, आ रही मैसेज काहिरा युवान सिंह राठौड़ आपकी रियासत में दस्तक देने। काहिरा के फेस पर इस वक्त एक अलग चमक थी, एक अलग जुनून था। काहिरा तब तक वहां खड़ी रही जब तक वो कार उसकी आंखों से ओझल ना हो गया। कार के जाते ही काहिरा भी सुकून हाउस के डोर को ओपन कर अंदर जाती है। अंदर जाते ही काहिरा की नज़र धैर्या पर जाती है, जो फ्रस्ट्रेशन और गुस्से के साथ किसी को कॉल करते हुए इधर उधर चक्कर काट रही थी। तभी धैर्या की नज़र काहिरा पर पड़ती है। काहिरा की हालत देख धैर्या के हाथों से उसका फ़ोन छूटकर गिर जाता है। वही काहिरा उसे देख पूछती है, क्यों हुआ, तू ऐसे परेशान क्यों है? तो धैर्या हैरानी भरी नज़रों से पूछती है, ये सब काहिरा तूने? तो काहिरा धैर्या की आंखों में आंखें डाल बोलती है, हाँ मैंने शादी कर ली। ये सुनकर तो धैर्या को ऐसा फील होता है जैसा किसी ने उसे पकड़कर पहाड़ से धक्का दे दिया हो। धैर्या काहिरा से पूछती है, पर किससे? तो काहिरा सपाट लहजे में बोलती है, युवान सिंह राठौड़ से। काहिरा की बात सुन अब तो धैर्या लगभग बेहोश होने ही वाली थी कि तभी काहिरा अपने रूम में जाते हुए बोलती है, आन्या आज लेट हो जाएगी तो उसने कहा है कि हम उसका वेट ना करें। इतना बोल काहिरा अपने रूम में चली जाती है। वही धैर्या सदमे में वही काउच पर गिर जाती है। वही होटल रूम में लगभग 5 घंटे बाद आन्या और वो लड़का खुद को शांत कर एक दूसरे को हक किए लेटे हुए थी। आन्या काफी थक चुकी थी, जिस वजह से वो उस लड़के के सीने से लगकर सोई हुई थी। वही वो लड़का आन्या के बालों को सहलाते हुए उसे देख धीरे से अपनी मैग्नेटिक वॉइस में कहता है, रूहान जिस चीज को चाहे उसे पाकर रहता है, चाहे बाय हुक और बाय क्रुक। और फिर धीरे से झुककर आन्या के होठों पर अपने होठों से सॉफ्टली छूते हुए मदहोशी भरी आवाज में बोलता है, क्या बेबी जब मैं तुम्हें छूता हूँ, तुम्हारे करीब आता हूँ, तुम्हें टच करता हूँ तो क्या तुम्हें कुछ फील नहीं होता? और फिर हल्की हंसी के साथ आगे बोलता है, अब देखो ना बेबी, तुम मुझसे कितना भागती थी, लेकिन देखो ना अब तुम मेरी बाहों में हो खुद अपनी मर्जी से। और फिर अन्य के सर को चूमकर बोलता है, रूहान का ये दिल तुमसे बहुत प्यार करता है आन्या बेबी, पर तुम मेरे प्यार को समझती ही नहीं। पर कोई बात नहीं बेबी, अब तुम हमेशा मेरे पास रहोगी, इतना पास कि तुम्हारी सांसें तक मेरी मुट्ठियों में होंगी, तुम्हारी धड़कनें मुझसे शुरू होंगी और खत भी मुझ पर। इतना बोल रूहान हंस देता है और एक बार फिर झुककर आन्या को किस करता है और उसे अपनी बाहों में कैद कर सो जाता है।